आइएगा प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस वीडियो लेक्चर में और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बीए फाइनल के ज्योग्राफी के जो सभी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये आपका तीसरा लेसन का जो वीडियो है, मैं वीडियो कंटिन्यू ले रहा हूँ लेक्चर आपके। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर ले चुका हूँ, फर्स्ट और सेकंड लेसन के, और आप उनकी प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और इस लेसन ये काफ़ी लेसन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो के जो 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट जल्द ही आ जाएगा। तो आज हम पढ़ते हैं कि सुदूर संवेदन के बारे में बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा कि आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि आपको आने वाली वीडियो है वो टाइम मिलती रहे और आपके बीए ज्योग्राफी की जो एग्ज़ाम की तैयारी होती रहे। एग्ज़ाम बस कुछ ही दिन दूर है, कभी भी हो सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पे, तो आप अपनी तैयारी रखें। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। सुदूर संवेदन क्या है? सुदूर संवेदन का अर्थ एवं परिभाषा। रिमोट सेंसिंग। किसी आपको से सिंपल शब्दों में बताना चाहूँगा कि सुदूर संवेदन क्या है। जैसे कि आपके घर में रिमोट होता है और वह रिमोट क्या चैनल बदलने का काम करता है। वह चैनल कैसे बदलता है? वो सेंस करके, यानी कि वो वस्तु के यानी कि संपर्क में आए बिना ही, यानी कि जो आपका रिसीवर होता है उसके संपर्क में आए बिना ही चैनल बदल देता है। वही जो कार्य है यही इसके अंदर होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई किसी वस्तु को छुए बिना उसका बोध या संवेद होना सुदूर संवेदन कहलाता है। यानी कोई वस्तु के बिना टच में आए उसके से सूचना प्राप्त कर लेना क्या सुदूर संवेदन है। और ये काम किसके द्वारा किया जाता है? जो सैटेलाइट होते हैं और सैटेलाइट में जो सेंसर लगे होते हैं उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। आगे देखते हैं। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1960 में मिशिगन विश्वविद्यालय के एवलिन प्रूट द्वारा किया गया था। यानी कि सबसे पहले जो इस शब्द का जो प्रयोग है वो एवलिन प्रूट, जो मिशिगन विश्वविद्यालय है, वहाँ के जो प्रोफेसर थे उन्होंने किया था इस शब्द का प्रयोग। और सुदूर संवेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जो भूपृष्ठीय वस्तुओं एवं घटनाओं की सूचनाओं का संवेदक युक्तियों के द्वारा बिना वस्तु के संपर्क में मापने अभिलेखन करता है। यानी कि जो रिमोट सेंसिंग है, यानी कि जो सैटेलाइट्स जो अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं वो किसके लिए छोड़े जाते हैं? कि मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए, या चक्रवात संबंधी जो चक्रवात आते हैं समुद्र में उनसे उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। और ये कार्य, और जो सैटेलाइट है वो अंतरिक्ष में काफ़ी दूर ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं, पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर छोड़े जाते हैं। और वो क्या है, इतनी दूर से, इतनी काफ़ी ऊंचाई से पृथ्वी कितनी दूर है, पृथ्वी का धरातल कितना दूर है, और वहाँ से वो कैसी थी सूचनाएं, वो एक फोटो खींच लेते हैं या फिर डिजिटल फॉर्म में जो है वो डाटा एकत्रित कर लेते हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यही रिमोट सेंसिंग है। तो आप थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। ये जो दे रखा है आपको कि आँख, कैमरा और सुदूर संवेदन, यानी कि इनकी तुलना मनुष्य अथवा किसी भी जीव की आँख का वस्तु प्रेक्षण अभिलेखन करती है। यही काम करता है, उन सिद्धांतों पर काम करता है जिन पर आँख काम करती है। कैमरे की क्षमताएं विस्तृत होती हैं। आँख और कैमरा पदार्थों से प्रदीप्त कुल प्रकाश ऊर्जा के सूक्ष्म अंश में कार्य करता है, किंतु सुदूर संवेदन की युक्तियाँ इस ऊर्जा स्वरूप जिनका तापमान है 0 सेल्सियस से 273 केल्विन से अधिक है का अधिकतम उपयोग करती है। यानी कि जो आपकी आंखें हैं वो भी क्या है, रिमोट सेंसिंग का ही कार्य करती है, सुदूर संवेदन का कार्य करती है। जैसे कि हमारी आंखें, हम किसी वस्तु को दूर से देखकर ही उसके बारे में बता देते हैं। कि जैसे कि किसी को दूर से हमने किसी व्यक्ति को आते हुए देख लिया तो हम बता देंगे कि वह फलाना व्यक्ति है। या किसी पेड़ को देखकर, तो हमारे जो आंखें क्या करती है वो भी एक रिमोट सेंसिंग का कार्य करती है, बिना वस्तु को छुए ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और ऐसा ही कार्य जो सैटेलाइट करती है। और वस्तु जैसे प्रकार ये इंडिया गेट आपको दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर जो ये आपको एक और दिखाई दे रहा है, तो इसे आप देखते ही बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये रिमोट सेंसिंग ही कार्य करती है, आँख हमारी जो होती है। आगे देखते हैं इनकी जो परिभाषा दी हुई है अलग अलग विद्वानों ने, उनके बारे में 1-2 परिभाषा आप याद कर ले अच्छी तरीके से। N.A. स्टालर के अनुसार व्यापक अर्थ में दूर संवेदन ज्ञानेंद्रियों के सीधे संपर्क के बिना किसी वस्तु के लक्षणों की मापन की प्रक्रिया है। यानी कि वस्तु के बिना संपर्क में आए उसे मापना। सीमित अर्थ में दूर संवेदन का अभिप्राय वायुयान
तथा उपग्रहों में रखे गए यंत्रों द्वारा बहुत अधिक दूरी से विस्तृत क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करना। यानी कि जो सैटेलाइट है या वायुयान है, उपग्रह किन्हें कहते हैं? सैटेलाइट। जैसे कि पृथ्वी का जो प्राकृतिक जो सैटेलाइट है वो क्या है? चंद्रमा है। उसी प्रकार चंद्रमा क्या करे है? चंद्रमा हमें क्या है? रात के समय रोशनी देता है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह सैटेलाइट, उसकी परिभाषा देखें, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। आगे हम देखते हैं कोलवल के अनुसार विस्तृत शब्दों में सुदूर संवेदन शब्द का अर्थ है किसी निश्चित दूरी से टहल लेना या सर्वेक्षण करना। यानी कि किसी सुदूर संवेदन का अर्थ क्या हुआ? कि कोई निश्चित दूरी है और उससे टहल लेना, यानी कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त कर लेना ही क्या है? सुदूर संवेदन कहलाता है। ये परिभाषा दी अलग अलग विद्वान, आप इनकी परिभाषा देख सकते हैं। आगे और भी दी आप देख सकते हैं, लेकिन आपको एक परिभाषा और देख लेते हैं हम। लिंटन सिमोनेट के अनुसार बिना छुए या संपर्क के किसी वस्तु के बारे में भौतिक आंकड़ों की प्राप्ति करना सुदूर संवेदन कहलाता है। और जॉर्ज जोसेफ ने सुदूर संवेदन का अत्यंत सरल शब्दों में परिभाषित किया है, जिन वस्तुओं का अध्ययन करना है उन वस्तुओं के संपर्क में आए बिना दूर से माप लेकर निष्कर्ष प्राप्त करने के विज्ञान को सुदूर संवेदन कहते हैं। यानी कि जिन वस्तुओं का अपन अध्ययन कर रहे हैं उसके हम संपर्क में नहीं आएगी, उनको छुएंगे नहीं और उसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेंगे, ऐसी जो तकनीक है उसे रिमोट सेंसिंग कहते हैं। ये जॉर्ज जोसेफ का मानना है। और अब देख लेते हैं आगे कि इसका अर्थ कि हम वस्तु से सीधे संपर्क में आए बिना विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस वस्तु के संबंध में जानकारी इकट्ठी कर ले सकते हैं। और ये शक्तियां हैं ध्वनिक, यानी कि ऑटोकोस्टिक्स, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी, चुंबकत्व मैग्नेटिज्म और विद्युत चुंबकत्व इत्यादि। यानी कि ये जो तंत्र है, जैसे कि ध्वनि है, ध्वनि द्वारा भी हम किसी वस्तु में माप लेते हैं, जैसे कि रेडियो मैग्नेटिक वेव जो आती हैं, गुरुत्व ग्रेविटी, ये सारे क्या है? ये शक्तियाँ हैं जिनके द्वारा हम ये प्रक्रिया करते हैं। सुदूर संवेदन के बहुमुखी उपयोग को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ने 3 दिसंबर 1986 को निम्नलिखित परिभाषा दी। और ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो परिभाषा दी हुई है वो आप देख सकते हैं कि सुदूर संवेदन का अर्थ अंतरिक्ष से उन विद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षणों का प्रयोग करके पृथ्वी के तल का बोध करना, जिनका मूल भूतल पर स्थित वस्तुएं उत्सर्जन, परावर्तन, विवर्तन करती है, जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, भूमि उपयोग तथा पर्यावरण संरक्षण में सुधार हो सके। आगे हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इनके परिभाषा अलग अलग, और अब देखते हैं कि आगे जो इससे हमारा इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सुदूर संवेदन में 3 चीजें महत्वपूर्ण है: धरातलीय पदार्थ, अभिलेखन युक्तियां और ऊर्जा तरंगों के माध्यम से सूचनाओं की प्राप्ति। ये सारी प्रोसेसिंग जो होगी हम डिटेल से पढ़ेंगे। और आगे हम देखेंगे आगे हम बात कर लेते हैं कि दूर संवेदन आधारभूत यानी कि कौन कौन से आधारभूत हैं, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो इसमें बात कर लेते हैं कि संवेदक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक होते हैं, कृत्रिम दूर संवेदक होती हैं, जो संवेदन का कार्य करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के जो स्रोत हैं वो 2 होते हैं। एक तो कुदरती होते हैं, जैसे कि हमारा चंद्रमा है, और एक कृत्रिम जो मनुष्य बनाता है। हमारी आँख, कान, नाक, त्वचा बिना किसी वस्तु के संपर्क में आए हमें देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने में सहायता कर अनेक प्रकार की जानकारी देते हैं। ये हमारे शरीर में प्रदत्त दूर संवेदक प्राकृतिक उपकरण है। यानी कि हमारी आँख, नाक, कान ये भी क्या करती हैं, जैसे कि हमारी आँख, हमने देखा था उदाहरण कि हमारी जो आँख है वो वस्तु छुए बिना उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेती है। कान है, ध्वनि दूर से आ रही है लेकिन हम बता देंगे ये किस चीज़ की ध्वनि है। नाक है, वो सूंघ करके हम बता सकते हैं कि वो क्या चीज़ है। और त्वचा, लेकिन इसमें टच में आए बिना, लेकिन हीट जो है, अगर कहीं से गर्मी आ रही है, कहीं मतलब आपके आसपास कहीं आग जल रही है, आपको गर्मी महसूस होगी, तो आप बता देंगे कि यहाँ गर्मी है या आग जल रही है। तो इस प्रकार जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि
जो विस्तृत क्षेत्रों की विषम जानकारी प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से मनुष्य कृत्रिम दूर संवेदक उपकरणों का विकास आविष्कार किया है। यानी कि एक तो नेचुरल है, लेकिन अब मनुष्य ने भी प्राकृतिक जो उपकरण है, जो कृत्रिम उपकरण है, उन प्राकृतिक उपकरण को देखते हुए मनुष्य ने भी अपने ओर से जो है कृत्रिम उपकरण बना दिए हैं जो संवेदन का कार्य करते हैं, दूर संवेदन का। ये कृत्रिम उपकरण यांत्रिक दूर संवेदक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। एक है हमारा रेडियोमीटर। यह विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के सीमित खंड को मापता है। यानी कि विद्युत ऊर्जा के सीमित खंड को मापने का जो यंत्र है वो रेडियोमीटर है। उसके बाद में ऑडियोमीटर, यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है। यानी कि ऑडियोमीटर, जो ऑडियोमीटर होता है वो ध्वनि की तीव्रता को मापता है कि ध्वनि की तीव्रता कितनी है। मैग्नेटोमीटर यानी कि मैग्नेटोमीटर जो है यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को मापता है। यानी कि पृथ्वी, आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है और उसके अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसको जो मापने का कार्य है वो मैग्नेटोमीटर करता है। ग्रेविमीटर, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में होने वाले परिवर्तन को मापता है। आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशन फोर्स है, और उसके अंदर अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसको ग्रेविमीटर द्वारा मापा जाता है। यह ध्यान रहे कि सभी प्राकृतिक मानवीय पदार्थ ऊर्जा का परावर्तन, अवशोषण और विकिरण करते हैं। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करते हैं, जो सूर्य से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि सौर्य विकिरण के रूप में जो ऊर्जा आती है उसका परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्टन कर देगा। जिस प्रकार से प्रकाश की किरण आई और उसको क्या जो पदार्थ है मान लीजिए, और ये क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। और इसी प्रकार अवशोषण यानी कि वो अवशोषित कर लेगा पदार्थ, अपने अंदर ही अब्जॉर्व कर लेगा उस चीज़ को। और विकिरण क्या है, अलग अलग दिशाओं में बांट देना। जैसे कि ऊर्जा आई सूर्य की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, और इसको क्या है अलग अलग दिशाओं में बांट देगा, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, अलग अलग पार्ट में बांट देगा। इस प्रकार ये विकिरण कहलाता है। डिटेल में पढ़ेंगे आगे हम। अब महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है जो इसके अंदर वही यही है, सुदूर संवेदन की अवस्था है, स्टेज ऑफ रिमोट सेंसिंग। अगर आप इसको समझ लिया तो आपको रिमोट सेंसिंग आ गया, समझ लीजिएगा। रिमोट सेंसिंग की सारी जो आधारशिला यही है। सुदूर संवेदन के द्वारा आंकड़ों एवं सूचनाओं को निम्नलिखित अंतर संबंधों, चरणों अथवा अवस्थाओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो रिमोट सेंसिंग का जो कार्य है, आज जो सैटेलाइट जो छोड़े जा रहे हैं, विभिन्न देश अपने अपने सैटेलाइट छोड़ता है। जो जैसे कि आपके अंदर जो फ़ोन में नेट चल रहा है वो भी आज सैटेलाइट के कारण ही चल रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट छोड़े गए हैं और ये अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग प्रकार के सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। और इन सैटेलाइटों के द्वारा तो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की, यानी कि इन्फॉर्मेशन किस प्रकार ये प्राप्त करते हैं, इसकी सारी प्रक्रिया ही रिमोट सेंसिंग, स्टेज ऑफ रिमोट सेंसिंग कहलाती है। यानी कि ये किस प्रकार एक जीरो लेवल से सभी तक विस्तार से बताया जाता है कि रिमोट सेंसिंग की अवस्थाएं क्या है। यानी कि जो सैटेलाइट वो किस प्रकार इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके हमें अंतरिक्ष से और धरातल तक वापस भेजते हैं, जहाँ ये सेंटर होते हैं इनके, जैसे कि हैदराबाद के अंदर है। तो इन सब की जो प्रोसेसिंग है उसको ही हम विस्तार से देखेंगे। ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत सबसे पहले ऊर्जा का स्रोत होना चाहिए। दूसरा, स्रोत से पृथ्वी के धरातल तक ऊर्जा का संचरण, पृथ्वी के धरातल तक के साथ ऊर्जा की आनयन क्रिया, वायुमंडल से परावर्तित उत्सर्जित ऊर्जा का परिवर्धन, संवेदक के माध्यम से परावर्तित उत्सर्जित ऊर्जा का विसूचन और प्राप्त ऊर्जा का फोटोग्राफिक आंकिक आंकड़ों के रूप में अभिसरण, आंकड़ों उत्पाद से विषयानुरूप सूचना और सामग्री को निकालना, और मानचित्र एवं सारणी के रूप में आंकड़ों एवं सूचनाओं का अभिसरण। ये सारी प्रोसेसिंग डीपली पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को हम। तो आगे देखते हैं हम ऊर्जा का स्रोत। इनकी सुदूर संवेदन की पहली अनिवार्यता का स्रोत होना अभीष्ट लक्ष्य को प्रदीप्त कर सके, और दूर संवेदन में प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा के 2 स्रोत हो सकते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। जो प्राकृतिक विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा, यानी कि प्राकृतिक विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा सूर्य द्वारा प्रसारण, सौर्य विकिरण तथा पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित तापीय विकिरण के रूप में होती है। यानी कि आपको पता होगा कि जो सूर्य से केवल हीट या प्रकाश ही नहीं आता, ये सूर्य की जो रोशनी आती है उसे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि सौर्य विकिरण के रूप में जो ऊर्जा आती है हमारे धरातल तक सूर्य से, और वो क्या है, ऊर्जा
का कुछ पार्ट जो है धरातल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ परावर्तन कर दिया जाता है, कुछ विकिरण कर दिया जाता है। और इसके लिए क्योंकि यही जो सूर्य विकिरण है यही परावर्तित होगी, जो सेंसर यानी कि जो सैटेलाइट है वहाँ तक जाती है ऊर्जा, वो इसी को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले ऊर्जा तो होनी चाहिए। तो ऊर्जा का स्रोत है प्राकृतिक जो सूर्य है। और आगे हम देखते हैं कि कृत्रिम मानवकृत विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा, ये तो कृत्रिम मानवकृत विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा फ्लैशगन अथवा रडार को किसी बाह्य प्राकृतिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, और ये अपनी ऊर्जा का कृत्रिम ऊर्जा पर निर्भर करता है। यानी कि जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट क्या है, अगर मान लीजिए मौसम खराब है या बादल छाए हुए हैं या किसी कारण से धरातल से सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती, आंधी तूफान का मौसम है, तो वहाँ के रिमोट सेंसिंग करना एक मुसीबत का काम है। लेकिन आज के आधुनिक युग में जो सैटेलाइट है उनमें रडार लगा दी गई है। रडार आपने देखी होगी, इस प्रकार का जो सिंबल आपने जहाज़ों के अंदर भी देखा होगा, इस प्रकार एक गोल चक्कर सा होता है और इसके अंदर इस प्रकार जो गोल गोल रेखाएं सी बनी होती हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार लाइनें सी लगी होती हैं, और इस प्रकार ये लाइनें सी लगी होती हैं। और उसके अंदर क्या होता है, एक लाइट सी घूम रही होती है इस प्रकार गोल गोल से, इस प्रकार जो लाइट सी एक घूम रही होती है इस प्रकार से जो लाइट सी घूम रही है, आपने काफ़ी बार फिल्मों में भी देखा होगा। तो वो एक रडार होती है, उसके संपर्क में जो भी आता है वो क्या है, वो बता देती है। यही रडार सिस्टम है वो इसके अंदर लगाया जाता है। इस प्रकार का आपने देखा भी हो, जिस प्रकार कोई बिंदु है, आपने गेम खेल रहे होंगे उसके अंदर भी आप देखते होंगे कि कोई जहाज कहीं से आ रहा है, इस प्रकार का जो होता है वो रडार सिस्टम ही होता है। और उसके द्वारा क्या है, वो रडार है स्वयं की एनर्जी छोड़ती है, और स्वयं की एनर्जी जो है वो धरातल तक जाती है और वापस रिफ्लेक्टेड होकर के क्या है सेंसर तक पहुँचती है और उसे रिकॉर्ड करता है। आगे हम देखेंगे तो बादलों में धुंध, ये क्या करता है, रडार मुख्यतः माइक्रोवेव कटिबंध में भी सक्रिय होता है। माइक्रोवेव तरंगी रडार को धुंध अथवा बादलों में भी काम करने की क्षमता प्रदान करती है। अपनी ऊर्जा प्रचलन के कारण रडार दिन रात भी काम कर सकता है, और रडार माइक्रोवेव तरंगों को जमीन की ओर फेंकता है और दो चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, नोट करता है। एक तो है संपद किसी वस्तु के कितनी देर में गया और वापस आया, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइक्रोवेव छोड़ती है वो कितनी देर में गई और कितनी देर में वापस आई, उस टाइम को रिकॉर्ड करती है। और वस्तु से प्राप्त होने वाली प्रतिध्वनि की शक्ति और उसका उद्गम ये आप देखते हैं इसके अंदर सारी प्रोसेसिंग दिखाई गई है, जो सैटेलाइट जो प्राप्त करने की सूर्य विकिरण ये सब क्या है उसके बारे में डीपली दर्शाया गया है। तो ये देख सकते हैं आप क्या है कि इस पर रिमोट सेंसिंग की जो अवस्थाएं हैं, ये हमारा सैटेलाइट है, इधर ये सैटेलाइट है, और ये जो सूर्य से सौर विकिरण के रूप में एनर्जी आ रही है, और ये एनर्जी जब क्या है कुछ पार्ट जो क्या है ये वन है, जल है, घास है, मृदा है और ये सड़क है और ये निर्मित क्षेत्र है, निर्मित बिल्डिंग है, ये क्या करती है ऊर्जा कुछ पार्ट तो अवशोषित कर लेती है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देती है, और कुछ जो रिफ्लेक्ट करती है वो सेंसर तक जाता है। सौर विकिरण या परावर्तित सौर विकिरण, ये सूर्य से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि सौर विकिरण आई और कुछ भाग और अवशोषित कर लिया, लेकिन बाकी भाग कुछ ऊर्जा क्या रिफ्लेक्ट कर दी, और इसी को जो क्या है सेंसर रिकॉर्ड कर लेगा डिजिटल फॉर्म में। उसके बाद जो सैटेलाइट या उपग्रह वो क्या है जो धरातल पर स्थित जो केंद्र होते हैं, जैसे कि भारत के अंदर हैदराबाद के अंदर रिमोट सेंसिंग सेंटर, वहाँ क्या है डिजिटल फॉर्म में आंकड़े भेज देता है। एक और दिखाया जिस प्रकार यहाँ होगा वो आपने देखा हो, इस प्रकार बड़े बड़े जो छतरी के टाइप के जिस प्रकार जो लगे होते हैं, इस प्रकार जो छतरी टाइप से जो लगे होते हैं बिल्डिंगों के ऊपर बड़े बड़े आपने देखे होंगे, और उनके द्वारा यही चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है और वो डाटा सेंटर रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको, और डिजिटल फॉर्म में आंकड़े आते हैं या फोटो चित्रों में भी आते हैं, उनको रिकॉर्ड करता है, और उसके बाद में अलग अलग उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग कर लिया जाता है। और ये देखते हैं कि महत्वपूर्ण सबसे पहले इस प्रकार जो डाटा को कन्वर्ट किया जाता है वो उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आई और कुछ भाग परावर्तित और कुछ अवशोषित हो गया, और ये सेंसर के द्वारा कुछ वायुमंडल भी ऊर्जा का परावर्तन कर देता है, और उसके बाद में जो सेंसर लगा होता है उसको रिकॉर्ड कर लेता है, और रिकॉर्ड करके वो क्या करता है डिजिटल फॉर्म में भेज देता है नीचे धरातल तक। तो ये सदृश आंकड़े या चित्रीय में अंक भी होते हैं, यानी कि या तो वो डिजिटल फॉर्म में भी होते हैं और कुछ चित्र भी यानी कुछ फोटो भी ली जाती है सैटेलाइट के द्वारा, वो सब क्या धरातल पर जो स्थित है पृथ्वी पर वहाँ भेज दी जाती है, और दृश्य अंक जैसा भी दृश्य बना लिया जाता है। उसके बाद वह
संवेदन प्रणाली और अंक उत्पाद और अर्थ निर्वचन, उसके बाद में उसकी व्याख्या की जाती है और अलग उद्देश्य से वो क्या है प्रोसेसिंग कर ली जाती है। तो इस प्रकार आप ये चित्र बना के आएंगे एग्जाम में, पूरी प्रक्रिया थोड़ा सा ये दिखाया गया इसके अंदर। आगे अपन देखते हैं कि किस प्रकार जो है जो रडार युक्त जो होते हैं वो किस प्रकार रिमोट सेंसिंग का जो कार्य करते हैं वो अपन देख लेते हैं एक बार। चित्र 3.4 में आप देख सकते हैं 3.4 में दिखाया गया है कि संवेदक से एकल संपद प्रकाश की गति से निकलता है और 5 गुणा 10 की शक्ति 6 सेकंड के बाद खेत में वह फसल पर पहुंचता है और वहां से यह क्षीण रूप में प्रतिध्वनित होकर वापस संवेदक तक पहुंचता है तथा 7 गुणा 10 की शक्ति 6 सेकंड के बाद ये संपद फार्म गृह तक पहुंचता है और जोर से प्रतिध्वनि होकर पुनः संवेदक तक पहुंचता है। यानी कि जो रडार युक्त जो संवेदक होते हैं, सैटेलाइट होती है, उसके अंदर यही प्रोसेसिंग होती है। क्योंकि जब बादल हो उस टाइम क्या सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता उस टाइम, और या रात का समय तो वह उस समय भी नहीं पहुँच पाता। तो जो रडार युक्त सैटेलाइट होती है वो क्या खुद भी ये जो माइक्रोवेव छोड़ते हैं, ये देख जिस प्रकार माइक्रोवेव छोड़ी और ये वापस जिस टकरा करके किसी फार्म कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे टकरा कर वापस आएगी और जो वापस आएगी उसे संवेदक रिकॉर्ड कर लेगा। और यही सारी प्रोसेसिंग होती है रडार द्वारा प्रदीप्त ये सैटेलाइट है। या आप चित्र बना सकते हैं फसल के संकेत की वापसी, ये डिजिटल या फिर जो फोटो के रूप में जो डाटा यहाँ प्राप्त हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि अब दूसरा जो स्टेज सबसे पहले ऊर्जा के स्रोत हो गए, हमने देख लिया था प्राकृतिक स्रोत होता है। दूसरी जो प्रोसेसिंग आती है दूसरी जो प्रोसेसिंग स्टेज है वो क्या है, स्रोत से पृथ्वी के धरातल तक ऊर्जा का संचरण, यानी कि सूर्य से ऊर्जा तरंगों के रूप में विस्तारित होकर प्रकाश गति से यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। और ऊर्जा का संचरण विद्युत विकिरण कहा जाता है। ऊर्जा तरंगों की लंबाई, तरंग दैर्घ्य, आवर्ती में भिन्नता पाई जाती है। दो चीजें होती हैं, एक तो होती है तरंग की लंबाई यानी कि तरंग की लंबाई, और एक होती है तरंग की आवृत्ति। इनको हम समझेंगे क्या होता है। तरंग की लंबाई, 2 सरंग तरंगों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम तरंग की लंबाई यानी कि लेंथ कहते हैं। और 1 सेकंड में जितनी तरंगे किसी पर्टिकुलर जगह से गुजर जाती है उसे तरंगों की आवृत्ति कहते हैं। जैसे कि 1 सेकंड में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 सेकंड, मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्लेस है और यहाँ से जो तरंगे हैं वो गुजर रही हैं, और 1 सेकंड में मान लीजिए इस प्रकार जो तरंगे हैं वो 4 तरंग गुजर गई। इस प्रकार जो 1 सेकंड में यहाँ से 3-4 तरंगे गुजर गई तो उसे हम क्या कहेंगे, वो तरंग की आवृत्ति कहेंगे। यानी कि तरंग की आवृत्ति और तरंग की लंबाई का जो उल्टा फ्रैक्शन होता है। अगर तरंग की लंबाई अधिक है तो तरंग की लंबाई अधिक है तो आवृत्ति कम होगी, अगर आवृत्ति अधिक है तो तरंग की लंबाई कम होगी। यहाँ के हम देखेंगे तो ऊर्जा स्रोत से यानी कि सूर्य से जो पृथ्वी धरातल तक ऊर्जा आई, और वो फिर आगे देखते हैं तो पहुंचना 2 आवर्ती के रूप में भिन्नताएं पाई जाती है। आगे देखते हैं 2 निकटवर्ती तरंग सरंगों में तरंग के बीच की लंबाई तरंग की लंबाई कहलाती है। हम देख लिया था कि 2 तरंगे हैं इस प्रकार, तरंग ये सरंग, ये पार्ट जो ऊपर उठा हुआ तरंग सरंग कहलाता है, और ये जो नीचे पार्ट है ये तरंग गर्त कहलाता है। इन दो के बीच की जो दूरी है वो तरंग की लंबाई कहलाती है। यानी कि इस प्रकार ये देखिएगा, एक ये यहाँ से उठी और ये इस प्रकार से तरंगें होती हैं इस फॉर्म में, तो उनका जो 2 नहीं कह सकते, 2 तरंग सरंगों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम तरंग की लंबाई कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, चित्र के द्वारा देखेंगे। किसी गुजरने वाले तरंगों की संख्या को उनकी आवृत्ति कहते हैं। उस किसी स्थान से देखा कि किसी स्थान से एक पर्टिकुलर प्लेस है, वहाँ से तरंगों की कितनी संख्या गुजर गई। जिस प्रकार एक ये तरंग है, यहाँ से इस प्रकार देखेंगे, इस प्रकार से 1 सेकंड में 4 मान लीजिएगा 3 या 4 तरंगें गुजर गई तो वो तरंग की आवृत्ति कहलाएगी। कम तरंग और तरंगों का सही एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आप पानी में ठहरे हुए पानी में आप पत्थर फेंकिएगा और तब उसके अंदर इस प्रकार जो है आप देखेंगे कि इस प्रकार जो लहरें सी पैदा हो जाएगी। जब आप पत्थर फेंकेंगे तो इस प्रकार से जो लहरें सी पैदा हो जाएंगी इस प्रकार से, तो वही तरंग होती है। उसके तरंग के अंदर क्या होता है, पानी या कोई भी जो चीज़ है वो गतिमान नहीं होती, वो हिलती हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन जल, वो जैसे कि जल के अंदर आप तरंगे देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जल गति कर रहा है, लेकिन गति नहीं कर रहा होता, वो जल अपने जगह पर हिल रहा होता है। इसी प्रकार जो तरंगे होती हैं वो पानी में भी होती है, अलग अलग वस्तुओं में तरंगे होती हैं। आगे हम देखते हैं कि तरंग की लंबाई का फ्रैक्शन आपको दिखा रखा है।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि तरंग की लंबाई लेंथ, यानी कि दो तरंग सुरंगों के बीच की जो दूरी होती है तरंग की लंबाई कहती हैं। और आवृत्ति का मतलब क्या है, ये देखिए ये पर्टिकुलर प्लेस है, मान लीजिए 1 सेकंड में ये सारी तरंग इधर गुजर गई, तो ये क्या तरंग की आवृत्ति है। तो जितनी तरंग की, ये देखिएगा जितनी तरंग की आवृत्ति अधिक होती जाएगी, जिस प्रकार देखिएगा ये आवृत्ति इस प्रकार, इसमें आप देखिए तरंग की जो आवृत्ति है वो क्या अधिक हो गई है, तो लंबाई तरंग की जो आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ की जो लंबाई है वो कितनी थी, लेकिन यहाँ दो तरंग सुरंगों के बीच की दूरी कितनी रहेगी। तो इस प्रकार उल्टा रिलेशन होता है तरंगों की लंबाई का और आवृत्ति का। आवृत्ति यहाँ अधिक है तो यहाँ लंबाई कम है, यहाँ लंबाई अधिक है तो आवृत्ति देख सकते हैं आप सिर्फ एक ही है। तो ये सब फ्रैक्शन होता है, कम मध्य आवृत्ति ये दिखाई, ये अधिक आवृत्ति है और लेकिन तरंग की लंबाई कम होगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट है हमारा, पृथ्वी के धरातल के साथ ऊर्जा की अनोन क्रिया। यानी कि विद्युतीय चुंबकीय विकिरण जब भूतल पर उपस्थित वस्तुओं के संपर्क में आती है, यानी कि जो सूर्य से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है वो धरातल से टकराती है, तो उसका क्या होता है, वस्तुएं ऊर्जा का अवशोषण, संप्रेषण, परावर्तन, उत्सर्जन करती है। भूतल की सभी वस्तुएं संरचना, स्वरूप, आकार व अन्य गुणों में अलग होती है और अतः इन वस्तुओं द्वारा ऊर्जा के ग्रहण व उत्सर्जन भी एक जैसा नहीं होता। इसके विपरीत एक ही वस्तु की दृश्य खंड के अंदर और बाहर परावर्तित रिकॉर्ड करने पर वह वस्तु भिन्न दिखाई देती है। उदाहरणतः शुद्ध जल युक्त भाग स्पेक्ट्रम लाल अवरक्त वर्णक्रम क्षेत्र प्रदेशों में ऊर्जा के किरणों का सर्वाधिक अवशोषण करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ के ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है और कुछ ऐसे एरिया है पर वस्तुएं होती हैं ऊर्जा के रिफ्लेक्ट कर देती है, और जो वस्तुएं ऊर्जा को रिफ्लेक्ट कर देती हैं उनकी सूचनाएं अच्छी प्रकार से प्राप्त हो जाती हैं। और आगे हम देखते हैं कि इस प्रकार ये दिखा रखा है कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य यानी कि तरंगों की लंबाई है उसको मीटर में मापते हैं। तो अगर किलोमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप भाग दे करके आपने सीखा भी होगा ये कि 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर आपको पता है कि 1 किलोमीटर जो है 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और 1 मीटर के अंदर क्या होते हैं, बराबर में 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और जो 1 सेंटीमीटर उसमें 10 क्या होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, उसी फ्रैक्शन में दिखा रखा है। और जिस प्रकार भाग होती जाएगी यही फ्रैक्शन इसके अंदर दिखा रखा है कि किलोमीटर में है तो उसे मीटर में, क्योंकि जो तरंग की लंबाई है वो अगर कोई किलोमीटर में है देखिए तो किलोमीटर में नहीं नापेंगे हम, जो तरंग की जो धैर्य है इनकी तरंग की जो लंबाई है वो मीटर में मापती है। इसलिए जो सेंटीमीटर है क्योंकि सबसे बड़ा किलोमीटर है उसके बाद मीटर है, उससे छोटा सेंटीमीटर, उससे छोटा मिलीमीटर, उससे छोटा माइक्रोमीटर, उससे छोटा नैनोमीटर, उससे छोटा एंगस्ट्रॉम। यानी कि इनको जो इतनी छोटी इकाई है इनको मीटर में बदला जाए तो इस प्रकार आ जाएगा 10 माइनस 10 की शक्ति 10, 10 माइनस 10 की शक्ति 10 आ जाएगा आपका, और 10 की शक्ति 9। इस प्रकार आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो इस प्रकार ये आपके निकल कर आ जाएगा। अगर माइनस हो क्योंकि अगर कोई पॉइंटों में यानी कि कोई छोटा होता है यानी कि आपको छोटे को अगर बड़ा बनाना है तो माइनस में आएगा। इस प्रकार ये दिखा रखी है, जितनी भी जीरो आती हैं आगे उसके अनुसार 6 लगा दिया जाता है। जैसे इसके अंदर 0.1 था तो 0 के बाद में कितने पॉइंट है उतने ही ऊपर संख्या लिख दीजिए, जैसे कि 10 के -2। और उसी प्रकार यहाँ कितनी संख्या है 0 पॉइंट के बाद में, इस पॉइंट के बाद में आप देखेंगे तो 3 संख्या है तो 10 की शक्ति 3 माइनस आ जाएगी। आप कैलकुलेटर से करके देखना आपका सही आएगा। और इनका सिंबल माइक्रोमीटर का सिंबल होता है, जिस प्रकार ये यूज है साइन का, और एक जो एंगस्ट्रॉम का सिंबल होता है ये आप याद रखना बार आएगा। आगे देखते हैं कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए, यानी कि जो तरंग की जो आवृत्ति मापी जाती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है, और तरंग और जो सबसे पहले हर्ट्ज होता है उसके बाद में किलो हर्ट्ज होता है, उसे छोटा होता है मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, ये दिखा रखा है। तो इनको भी इसी प्रकार जो फ्रैक्शन में चेंज किया हुआ है, और क्योंकि ये इससे बड़ा होता है, सबसे पहले हर्ट्ज छोटा होता है, किलो हर्ट्ज उससे बड़ा होता है, मेगा हर्ट्ज उससे बड़ा होता है, गीगा हर्ट्ज उससे बड़ा होता है। तो इस प्रकार ये दिखा रखा है। क्योंकि माइनस क्यों नहीं दिखा रखा है, क्योंकि जो हर्ट गीगा हर्ट्ज है वो हर्ट्ज से बड़ा होता है। इस प्रकार ये हर्ट्ज की आवृत्ति दिखाई गई आपको, ये आपको इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन बेसिक आपको जानना जरूरी है। और तो हम आगे देखते हैं कि
प्राप्त प्रतिबिंब में गहरे काले नजर आते हैं, और जबकि काबिल जलाशय क्षेत्र स्पेक्ट्रम के नीले व हरे क्षेत्र की किरणों को अपेक्षाकृत अधिक परावर्तित करते हैं, और उपग्रह से प्राप्त प्रतिबिंब में हल्के व नीले रंग से दिखाई देते हैं। यानी कि जबकि आविल क्षेत्र, जो क्षेत्र ऊर्जा का अत्यधिक रिफ्लेक्ट करते हैं, वो थोड़े से हल्के दिखाई देंगे, और जो ऊर्जा का, ये हमने पहले वायुभूतों में देखा, और जो ऊर्जा अब्जॉर्ब कर लेते हैं वो गहरे रंग में दिखाई देते हैं। परावर्तन दो प्रकार का होता है, सुव्यवस्थित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। जब धरातल चमकीला व समतल होता है तो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का परावर्तन सुव्यवस्थित होता है। यानी कि आप देखेंगे कि कोई भी जो तरंग है, अगर आप शीशा है वो आपका प्लेन है, उस पर आप प्रकाश डालें तो वो परावर्तन क्या करता है, सुव्यवस्थित ढंग से कर देता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप कोई खुरदरी दीवार है, उस पर आप प्रकाश डालेंगे तो वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देगा, अलग अलग दिशाओं में बांट देगा। तो हम देख लेते हैं कि वर्णक्रमीय परावर्तन अलग अलग होता है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि 3.7 से 3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। कुछ पदार्थ जैसे घास है कि परावर्तन आदर्श खंड में अलग है और परालाल खंड में अलग है। दूसरी ओर असफाल्ट जैसे धरातलीय परावर्तन दोनों खंडों में सामान्य स्थिर है। ये चित्र आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको दिखाई दे जाएगा किस प्रकार जो है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये परावर्तित प्रतिशत में दिखा रखा है इधर, और ये नीचे आपको जो तरंग दैर्घ्य की जो लंबाई दिखा रखी है। जैसे कि आप देखेंगे कि घास के अंदर जो परावर्तन है वो कितना होता है, कितना प्रतिशत होता है, और ये अलग अलग जल का है, ये असफाल्ट का है, बलुई मिट्टी का है, और ये कंक्रीट का है। इस प्रकार दिखा रखा है आपको अलग अलग सिंबल से। तो ये आप देख सकते हैं कि परावर्तन उनकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। चित्र आपको एग्जाम में बना के आना है ताकि अच्छे नंबर आए। और आगे हम देखते हैं कि धरातलीय लक्षणों में भेद करने, उन्हें पहचानने में सबसे बढ़िया परालाल है, क्योंकि इसमें परावर्तनता एक सीधा स्तरीय क्रम पाया जाता है। परालाल क्या होता है, ये स्पेक्ट्रम यानी कि विजुअल जो स्पेक्ट्रम है अपना, जो उसके अंदर हम देखेंगे परालाल क्या होता है आगे जो हमारे सामने आएगा, उस चित्र के द्वारा विस्तृत रूप से देखेंगे। स्तरीय वर्णक्रम पाया जाता है। जलीय क्षेत्रों का परावर्तन दृश्य और खंड में अलग, परालाल खंड में अलग होता है। वायुमंडलीय में परावर्तित उत्सर्जित ऊर्जा का प्रवर्धन, यानी कि जो सूर्य की रोशनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आती है, लेकिन वो धरातल से आने से पहले क्या है, एटमॉस्फेयर से गुजरती है। एटमॉस्फेयर से जब वो गुजरती है और वापस धरातल से टकरा के वापस एटमॉस्फेयर से गुजरती है, तो वहाँ भी कुछ पार्ट अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ पार्ट परावर्तित कर दिया जाता है। तो ये भी एक बीच में स्टेप है। तो वायुमंडल में माध्यम जिसे होकर संकेत गुजरते हैं, और वायुमंडल में विद्युत चुम्बकीय विकिरण दो प्रकार से प्रभावित होता है, एक तो प्रकीर्ण करके व दूसरा अवशोषण करके। यानी कि जो वायुमंडल है उसके अंदर धूल कण होते हैं, वो क्या कर देंगे, जो ऊर्जा का कुछ भाग प्रकीर्ण हो जाएगा और कुछ भाग अवशोषित कर देंगे। तो प्रकीर्ण क्या है, प्रवेश विद्युत चुम्बकीय विकिरण तथा परावर्तित विद्युत चुम्बकीय विकिरण में बिखराव वायुमंडल में विद्यमान धूल गैस व धुएं के कण की वजह से होता है। प्रकीर्ण 3 प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो होता है ऊपरी वायुमंडल में संकेतों के गैस के कणों के संपर्क में आने वाले प्रकीर्ण, रेले प्रकीर्ण कहते हैं, 1 नंबर में आ सकता है, ये कहलाता है। और जब यह तब होता है जब गैस के कणों का व्यास विद्युत तरंगों से छोटा होता है। यानी कि जो गैस के जो कण है, कोई भी गैस है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके कण है, उनका आकार के जो कण है, जिस प्रकार इनका आकार क्या है, जो तरंगे हैं उनके कणों से छोटा होते हैं। यानी कि तरंग के आकार वो बड़ा होगा और इनसे टकराएगी तो वो कुछ भाग क्या है और परावर्तित कर देगा, प्रकीर्ण कर देगा। तो क्योंकि आकार छोटा है इनका, और तो इस कंडीशन में ये ऊपरी वायुमंडल में रेले प्रकीर्ण इसे कहते हैं। निचले वायुमंडल में होने वाले प्रकीर्ण कहलाता है। निचले वायुमंडल में होने वाले इसे ऊर्जा तरंगे संकेत धूल कण धुएं के कणों से टकराने से होता है। यानी कि संकेतक, यानी कि जब धूल या धुएं कणों से जब टकराता है तो इस प्रकार का परावर्तन होता है। आगे हम देखते हैं तीसरे प्रकार का प्रकीर्ण तब होता है जब संपर्क में आने वाले कणों व्यास ऊर्जा तरंगों से कई गुना बड़े होता है। यानी कि जो संपर्क में जो कण आते हैं उनका आकार क्या ऊर्जा तरंगों से काफ़ी बड़ा होता है। जैसे ये कण है और इनका जो इन तरंगों का आकार छोटा है, तो उसे जब टकराती हैं तो इस प्रकार का प्रकीर्ण होता है। और उदाहरणतः जल बिंदुकों व्यास से होने वाले परिवर्तन प्रकीर्ण जब वे दृश्यमान क्रम में विकिरण से टकराते हैं। आगे हम देखते हैं अवशोषण।
वायुमंडल में उपस्थित ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प विशिष्ट तरंगदैर्घ्य वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरण का अवशोषण करते हैं। यानी कि जो वायुमंडल के अंदर जो गैसें हैं कुछ पार्ट अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जिस प्रकार जो आप देखते हैं कि चित्र 3/10 में चित्र विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के दृश्य पर लाल खंडों में संदर्भ संकेतक के अवशोषण को दिखाया गया है। और चित्र में से वायुमंडल होता है और की दृश्य खंड के कुछ क्षेत्रों में वायुमंडल का उच्च परगणांक के परिणामस्वरूप संकेतों का अवशोषण बिल्कुल नहीं है। और उच्च पारगमनांक वाले ऐसे क्षेत्रों को विंडो कहा जाता है। यानी कि कुछ जो गैसें हैं वो क्या करते हैं, इन्हें जाने देती है, यानी कि जो अवशोषण नहीं कर पाती और जहाँ से गैस जो कण कमज़ोर होते हैं वहाँ से क्या है ये निकल जाती है, जो ऊर्जा है वो अवशोषित नहीं हो पाती, इसे हम के क्षेत्र को विंडो कहा जाता है। और चयनित प्रकृति का बढ़िया उदाहरणतः तापीय प्रलाल में मिलता है। आगे हम देखते हैं कि संवेदक के माध्यम से परावर्तित उत्सर्जित ऊर्जा का अभिसूचन, यानी कि जो रिफ्लेक्ट हुई ऊर्जा धरातल से अब उसको सेंस करने का जो कार्य है वो कौन करेगा, वो जो संवेदक लगे होते हैं वो करेंगे ये कार्य। ऊर्जा अभिलिखित करने वाले संवेदक 700 से 900 मीटर की ऊंचाई पर ऐसे उपग्रह में लगाए गए जिनका कक्षीय परिक्रमा सूर्य तुल्यक और इनके अतिरिक्त कुछ उपग्रह भूस्थितिक उपग्रह होते हैं। सूर्य तुल्यक उपग्रह वो होते हैं जो ध्रुवों की ओर, पृथ्वी के ध्रुवों की ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार ये पृथ्वी है और पृथ्वी है उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, इस प्रकार यहाँ से जो चक्कर लगाती है, इस प्रकार जो सैटेलाइट जो चक्कर लगाते हैं, ये इन प्रकार के जो सैटेलाइट होते हैं वो सूर्य तुल्य उपग्रह होते हैं। वो भूस्थितिक उपग्रह कौन से होते हैं, जिस प्रकार ये पृथ्वी है और भूमध्य रेखा से होते हुए जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उन्हें भूस्थितिक उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी के साथ साथ घूमते हैं। इनके हम बारे में डिटेल से आगे हम पढ़ने वाले हैं। और जो मौसम संबंधी आकलन व संचार के लिए अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, इनकी इनका कार्य क्या है, संचार व अंतरिक्ष यानी कि आंकलन, मौसम का आंकलन करना संचार के लिए भेजे गए हैं। जैसे इंटरनेट और जो टेलीविज़न चलते हैं इनके द्वारा चलते हैं। ये दिखाया गया आपको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण के स्रोत जैसे सूर्य अथवा माइक्रोवेव ट्रांसमीटर से द्वारा जो होती है, तो कुछ पार्ट क्या है वायुमंडल में प्रकीर्ण हो जाएगा, जैसे कि ऊर्जा आएगी, कुछ पार्ट प्रकीर्ण हो गया वायुमंडल में, प्रत्यक्ष विकिरण नीचे गया, कुछ बादलों के अंदर से गुजरा ऊर्जा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ऊर्जा है वो टकरा गई तो वहाँ बादलों ने क्या उसका प्रकीर्ण कर दिया। और कुछ जो पार्ट है जो धरातल तक पहुंचा वो रिफ्लेक्टेड होकर के दूर संवेदक यानी कि जो हमारी सैटेलाइट है वहाँ जो सैटेलाइट है उस तक पहुंच जाता है, उसे वह रिकॉर्ड कर लेता है। ये थोड़ा सा चित्र है ऊपरी वायुमंडल और निम्न वायुमंडल, ये आपको दिखाया गया चित्र आप बना के आएंगे एग्जाम में ताकि अच्छे नंबर आए आपके। आगे दिखा रखा है तरंगदैर्घ्य अलग अलग गैसों के अंदर, यानी कि वायुमंडल में विंडोज यानी कि कौन से कितनी विंडो पाई जाती है, किस गैस के अंदर H2 हाइड्रोजन है और CO2 का मतलब है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 O3 ये ओजोन गैस है। इस प्रकार दिखा रखा है कि विंडोज़ यानी कि क्योंकि ये कुछ पार्ट क्या है अब्जॉर्ब तो करती है, लेकिन जहाँ से गैस के जो कण कमज़ोर होते हैं वहाँ से क्या है ऊर्जा वो निकल जाती है, वह दर्शाया गया है। और सुदूर संवेदन उपग्रहों में ऐसे संवेदक लगाए गए हैं जो भूपृष्ठीय ऐसे उपग्रह लगाए गए हैं जो भूपृष्ठीय वस्तुओं द्वारा परावर्तित विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा संग्रहित करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में स्थापित संवेदक कैमरे की तरह चित्र नहीं बनाते। उनकी सूचना एकत्रित करने की प्रणाली अलग अलग प्रकार की होती है। यानी कि कुछ संवेदक होते हैं वो क्या करते हैं, संवेदक कभी फोटो नहीं लेते, वो तो कैमरा जो लगाए जाते हैं सैटेलाइट में वो ही फोटो देते हैं। जो सेंसर होते हैं वो तो डिजिटल फॉर्म में आंकड़े एकत्रित करते हैं, यानी कि ऊर्जा को रिकॉर्ड करते हैं और ऊर्जा को वो रिकॉर्ड करके डिजिटल फॉर्म में बदल के उस धरातल तक जो स्थित होते हैं, जो हमारे रिमोट सेंटर होते हैं वहाँ तक भेजने का कार्य करता है। ये संवेदन जो बिंब बनाते हैं आंकड़ों अथवा अंकीय रूपों में सूचनाएं देते हैं, चित्रों के रूप में नहीं। आपको बताएं डिजिटल फॉर्म में जो रिमोट सेंटर यानी कि जो सैटेलाइट होते हैं वो क्या करते हैं, जो सेंसिंग का कार्य करते हैं, वो डिजिटल फॉर्म में आंकड़े एकत्रित करते हैं। उसके बाद में डिजिटल आंकड़े प्राप्त कर लिए, उनका आंकड़ों का क्या किया जाएगा, जो धरातल तक जो रिमोट सेंटर वहाँ भेजने के बाद का जो कार्य है ये। तो प्राप्त ऊर्जा का फोटोग्राफ आंकड़ों के रूप में अभिसरण, यानी कि जो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, इनकी ऊर्जा प्राप्त हुई संवेदक एकत्रित ऊर्जा को विद्युतीय क्रिया द्वारा आंकिक संख्याओं में बिंब में बदल देता है। यानी कि
रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है उसने क्या कार्य किया, सेंसर उसने क्या कार्य किया, ऊर्जा को रिकॉर्ड किया, और ऊर्जा को रिकॉर्ड करके उसने उसे क्या कर दिया, डिजिटल फॉर्म में बदल दिया। डिजिटल फॉर्म में बदल देता है वो आंकड़ों, डिजिटल आंकड़ों में बदल दिया। और ये आंकड़े संख्या, पंक्ति व स्तंभ के क्रमानुसार व्यवस्थित होते हैं और व्यवस्थित रूप में होते हैं आंकड़े, क्योंकि जो सैटेलाइट है वो मनुष्य द्वारा तैयार किए हुए होते हैं। उसके अंदर इस प्रकार का जो सिस्टम लगा होता है कि वो ऊर्जा को रिकॉर्ड करेगा और ऊर्जा को रिकॉर्ड करके किस में बदल देगा, डिजिटल फॉर्म में बदल देगा। ये जब जो वैज्ञानिक है, इतनी विज्ञान आज इतनी तकनीक विकसित हो चुकी है कि कुछ भी करना संभव है, तो इस प्रकार ये प्रोसेसिंग की जाती है। इन संख्याओं को आंकड़ों से निर्मित प्रतिबिंबों से परावर्तित किया जा सकता है। पृथ्वी का परिभ्रमण करने वाले उपग्रह लगे संवेदक एकत्रित किए गए प्रतिबिंब आंकड़ों का संचरण विद्युतीय विधि द्वारा संसार के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए धरातलीय केंद्रों को प्रेषित करते हैं। और ऐसा ही सूचना प्राप्त केंद्र है भारत के अंदर हैदराबाद के निकट शादनगर में स्थित है। तो आपने बता दिया कि जो रिमोट सेंसिंग सेंटर वो हैदराबाद में है। और अगला है आंकड़ा उत्पाद से विषम रूप सूचना सामग्री को निकालना, यानी कि जो आंकड़ा आपको प्राप्त हो गया डिजिटल फॉर्म में और आपके उद्देश्य के अनुसार उससे जो सूचना प्राप्त करनी है, धरातलीय प्रस्तुत सूचना प्राप्ति केंद्रों में संग्रहित बिंबों को प्राप्त करने के बाद आंकड़े एकत्रितकरण के दौरान हुई त्रुटियों को दूर करने की कार्रवाई की जाती है। यानी कि जो सैटेलाइट से जो डाटा एकत्रित किया गया और उसके अंदर कोई त्रुटियाँ तो नहीं है, उनको दूर किया जाएगा। यानी जो हम देख सकते हैं कि बिंब चाक्षुष विधि से विश्लेषण किया जाता है और व्याख्या के बाद अलग अलग विषय के अनुरूप सूचनाएं प्राप्त की जाती है। यानी कि आंकड़े प्राप्त हो गए, उसके बाद में जो जिस विषय के जिस उद्देश्य से अगर मौसम संबंधी आंकड़े हैं तो उनको अलग कर लिया जाएगा और अन्य कृषि संबंधित आंकड़े उनको अलग कर दिया जाएगा। जिस विषय से रिलेटेड जो आंकड़े हैं वो अलग अलग करके अलग अलग विभागों को दे दिए जाते हैं रिमोट सेंसिंग सेंटर से। आगे हम बात करते हैं जो मानचित्र व सारणी के रूप में आंकड़ों का सूचनाएं, यानी कि मानचित्र व सारणी के रूप में आंकड़ों एवं सूचनाओं का अभिसरण, यानी कि जो आंकड़े में वह प्राप्त हो गए अब उन्हें मानचित्र बनाना है या उनकी एक सारणी बनानी है, वो उसके अकॉर्डिंग देख लिया जाता है कि सारणी बनानी या मानचित्र बनाना है। तो सूचनाओं एवं आंकड़ों के विश्लेषण करने के बाद उनको अलग अलग विषयों के मानचित्र बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सूचना का मात्रात्मक मापन करके आंकड़े का सारणी बनाई जाती है। मानचित्र से देख सकते हैं कि जब आप दिल्ली जो आप आज तक या कोई एबीपी न्यूज़ है वहाँ आप देखते हैं कि वो भारत का नक्शा दिखा करके जो दिखाता है कि कहाँ इतनी वर्षा हुई, कहाँ बादल छाए रहे, तो उस प्रकार के जो आंकड़े वो एक मानचित्र बनाया जाता है, वो डिजिटल फॉर्म में वो यहीं से लिया जाता है जो सैटेलाइट से द्वारा। तो उस प्रकार वो मैप बना करके वो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार और भाई बहुत तरीके हैं जिनसे मैप बना करके जो आंकड़े वो दर्शाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इसको हम देखेंगे। ये आपको दिखा रखा है चित्र, इसको हम समझेंगे। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आप जानते हैं कि विभिन्न पदार्थ सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का कुछ भाग अवशोषित कर लेते हैं और कुछ भाग के अंतरिक्ष में परावर्तित कर देते हैं। हमने देखा कि सूर्य से जिस प्रकार से सूर्य विकिरण के रूप में एनर्जी आई, ये कोई पदार्थ है, धरातल है, वो क्या करेगा, कुछ भाग अब्जॉर्ब कर देगा और कुछ भाग के रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट कर दिए सूर्य विकिरण का कुछ पार्ट और क्षमता होती है, और ये रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या करता है, पदार्थों द्वारा सूर्य ऊर्जा के अवशोषण और परावर्तन करने की क्षमता पदार्थों के संरचनात्मक और रासायनिक विशेषताओं पर निर्भर करती है। यानी कि कोई पदार्थ कितनी मात्रा में सूर्य विकिरण को ऑब्जर्व करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ये उसकी संरचना पर डिपेंड करती है कि उसकी संरचना कैसी है। और पदार्थ से ऊर्जा का उत्सर्जन विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होता है, और ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें विभिन्न लंबाई व तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ की होती हैं। यानी कि जो सूर्य से विद्युत चुम्बकीय तरंगें आती हैं, ये विद्युत तरंगें विभिन्न लंबाई की होती हैं, अलग अलग लंबाई की होती है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की जो तरंगों की लंबाई वो अलग अलग होती है, और पदार्थों के अनुसार ये भिन्न भिन्न रंगों आभा की होती है, और कोई ऑब्जेक्ट जिससे टकराती है उसका विभिन्न आभा रंगों की होती है। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के इसी रंग या वर्णक्रम प्रतिरूप को, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों यानी विभिन्न प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, उनके रंगों या वर्णक्रम या प्रतिरूप को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं।
ये आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग प्रकार की जो तरंगें दिखाई दे रही हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्फ़ा ये दिखा रखी है आपको तरंगे हैं। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार ये माइक्रोवेव तरंगे हैं, इनकी आवृत्ति कितने तक होती है, कितनी ये लंबाई दिखा रखी है और ऊपर आवृत्ति आपको दिखा रखी है। यानी कि आप देखेंगे कि जितनी लंबाई अधिक होगी, यहाँ देखिए आपकी 100 मीटर है इस तरंग की लंबाई, इसकी आवृत्ति देख 1 से 10 के बीच में है। और मैंने बताया था कि जो तरंग की आवृत्ति है और उसकी लंबाई है उसका उल्टा रिलेशन होता है। और आगे हम देखते हैं कि जो ये तरंगे हैं रेडियो के अंदर जो तरंगे आती हैं इस प्रकार ये दिखा रखी है। EFH का क्या हुआ है, एक्सटर्नल हाई फ्रिक्वेंसी, यानी कि EHF का मतलब है। और उसकी जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है, वो 0.1 से लेकर 10 सेंटीमीटर के बीच होती है। और SHF का मतलब है सुपर हाई फ्रिक्वेंसी, यह 1 सेंटीमीटर से आपको दिखा रखी है HSF। और उसके बाद हमें देते हैं UHF, इसका मतलब अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, जिनकी जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, SHF। और ये VHF, इसका मतलब होता है कि वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, एक से यानी कि फ्रिक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, लंबाई का उल्टा रिलेशन होता है। हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी दिखा रखी आपको, क्योंकि देखिए आप जो यहाँ देखिएगा आवृत्ति 10 की शक्ति 2 थी और यहाँ 10 थी और यहाँ 1 थी, तो इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्वेंसी कम हो रही है और यह लंबाई बढ़ रही है। और इधर जब आप जाएंगे, इस दिशा में जाएंगे, तो आपकी क्या होगी, जो तरंग की जो लंबाई है वो कम होती जाएगी, लेकिन फ्रिक्वेंसी है वो उस दिशा में जाने पर बढ़ती जाएगी। अगर आप इधर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो तरंग की जो लंबाई है वो बढ़ती जाएगी और फ्रिक्वेंसी आप देख सकते हैं कि इधर ये फ्रिक्वेंसी है जो तरंग की वो कम होती जा रही है। और इस प्रकार ये अलग अलग जो तरंगें दिखा रखी है आपको, जैसे कि सब यहाँ देखते हैं, हमने देख ली थी माइक्रोवेव के अंदर कौन कौन सी जो तरंगे आती है। इंफ्रारेड तरंगे जो आती है माइक्रोन्स में जो यूज की जाती है, जो समोसे वगैरह पकाने के अंदर जो बंद बॉक्स होता है ना माइक्रोन्स, उसके अंदर इस प्रकार इंफ्रारेड जो तरंगे ही वो क्या है उसको पकाती है। और जो इसके बीच के अंदर आपको देख सकते हैं कि 0.7 से लेकर के 0.4 से लेकर के 0.7 के जो बीच है वो विजुअल स्पेक्ट्रम है। ये वह स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर मनुष्य देख सकता है। यानी कि इन आवर्ती की जो तरंगे हैं, इस आवर्ती की जो तरंगे हैं उनको मनुष्य देख सकता है। इसे हम विबग्योर भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विबग्योर भी कहते हैं। तो इसके अंदर आप सबसे पहले देख सकते हैं, आपको नाम याद रखना पड़ेगा सीक्वेंस में, वोलिएट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड एंड नियर इंफ्रारेड के नज़दीक हो गया। इधर की फ्रिक्वेंसी देखिए इंफ्रारेड के नज़दीक है और इधर नियर अल्ट्रा वायलेट के नज़दीक है। तो विजुअल स्पेक्ट्रम है, जिस स्पेक्ट्रम में मनुष्य देख सकता है। इस आवर्ती या इस लंबाई की जो तरंगे हैं उनको मनुष्य देख सकता है। इसे हम विजुअल स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिस प्रकार आप देखते हैं कि जो इंद्रधनुष बनता है वो तरंग, तो वो इंद्रधनुष बनता है, वो मनुष्य अपने आंखों से देख सकता है। तो वो विजुअल स्पेक्ट्रम है। जो इंद्रधनुष के अंदर जो रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, वही रंग है। वो उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो तरंगों की होती है, क्योंकि ऊर्जा आप देखते हैं कि उनको आप क्यों देख पाते हैं, इंद्रधनुष क्यों देख पाते हैं, क्योंकि वायुमंडल के अंदर जो वर्षा होने के बाद जो जल के कण रह जाते हैं और उनके अंदर से जब सूर्य की रोशनी गुजरती है तो उससे हमें क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। या कहेंगे कि हम जो विजुअल स्पेक्ट्रम हमें दिखाई दे जाता है, वो विजुअल स्पेक्ट्रम ही होता है जो हमें दिखाई देता है, क्योंकि वो हम देख पाते हैं। और इससे कम आवर्ती की तरंगे या ज़्यादा आवर्ती की तरंगे हम नहीं देख पाते हैं। तो उसे भी कम अधिक आवृत्ति की और कम छोटी और कम लंबाई की जो तरंगे भी जो आविष्कार किया गया था, जैसे कि अल्ट्रावायलेट के तरंगे हैं, एक्सरा रेज तरंगे हैं। जैसे एक्सरा रेज तरंगों का आविष्कार किसने किया था, रोंटगन ने किया था। उन्होंने इनका नाम एक्सरा क्यों रखा था, क्योंकि उन्हें इन तरंगों के बारे में ज्ञात नहीं था कि ये क्या तरंगे, इसलिए उनको नाम एक्सरा रखा। जिस प्रकार हम मैथ में नाम रख देते हैं कि एक्स कोई संख्या की वैल्यू में पता नहीं होती, उसका एक्स मान रख देते हैं, उसी प्रकार उन्होंने इसका नाम जो एक्स रेज रखा वो इस प्रकार ये तरंगे है। क्योंकि जो एक्सरे तरंगे है वो क्या करती है, हड्डियों मनुष्य के जो एक्सरे करवाते हैं वो मनुष्य के शरीर से गुजर जाती है। उनकी इतनी फिर आवृत्ति, इतनी तरंग की लंबाई तो कम होती है लेकिन आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए मनुष्य को शरीर से गुजर जाती है, लेकिन हड्डियों से नहीं गुजर पाती, हमारे मांसपेशियों से गुजर के वो क्या है, हमारे जो शरीर का जो कोई भी पार्ट, हाथ,
पैर टूट जाता है उसका एक्सरा ले लेती है, तो एक्सरे तरंगें होती है उनका यूज किया जाता है। और गामा रेज है इनका भी अलग अलग यूज किया जाता है अलग अलग देशों से। तो इस प्रकार सबसे अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक आवर्ती की तरंगे कौन सी है, वो गामा रेज है। और ये पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक लंबाई की जो तरंगे है वो रेडियो तरंगे है। इनकी जो लंबाई है वो 100 यानी कि 1 सेंटीमीटर से लेकर के 100 मीटर तक भी होती है। इनकी जो रेडियो वेव तरंग की लंबाई है, लंबाई किस प्रकार हम देखेंगे कि ये तरंग है और इस प्रकार है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसकी जो दूरी है वो लंबाई है, यानी कि ये जो लंबाई है वो इसकी रेडियो वेव तरंग की 1 सेंटीमीटर से लेकर के 100 मीटर तक होती है। और इनकी हम बात कर लेते हैं जो एक्सरेज तरंगे हैं, इनकी जो लंबाई है वो बिल्कुल 0.0 मीटर के अंदर इस प्रकार देखिए 0.01 मीटर यानी कि से भी कम होती है। तो उल्टा रिलेशन होता है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा आवर्ती और तरंग की लंबाई का। अगर आवर्ती अधिक है तो तरंग की लंबाई कम है, अगर तरंग की लंबाई अधिक है तो आवर्ती कम है। तो आपने इसको समझा होगा क्या है ये तरंगे, क्योंकि इनकी जिस प्रकार एक व्यक्ति की हाइट माप करके या उम्र से हम अलग अलग वर्गों में रखते हैं, उसी प्रकार जो तरंगे हैं उनको यहाँ अलग अलग वर्गों में रखा गया बांटा गया है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि 1 से 15 ये 1 से 18 वर्ष के जो कम के होते हैं 1 से 18 के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बालक की योनि रखते हैं कि अभी तक वो बच्चा ही है, 18 साल से कम उम्र का है। और इससे ऊपर है 18 से 25 या 30 तक का, उसे हम युवा वर्ग के अंदर रखते हैं। इस प्रकार ही जो तरंगे उनकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गों में रखा गया है। उसी प्रकार जो रेडियो तरंगे हैं उनको भी उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग बांटा गया है। और समय के साथ साथ इनका आविष्कार होता गया और इनकी आवृत्ति मापी गई, इनकी लंबाई मापी गई और उसके अकॉर्डिंग है इनको एक है वह अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया, एक सीक्वेंस में रख दिया गया। तो इस प्रकार इन्हें सब रखा गया है। कोई सोचेगा इस प्रकार तरंगों को एक साथ रखा गया, तो इस प्रकार रखा गया, आप समझ गए होंगे इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं हम। और ये दिखा रखी है आपको जो तरंगे हैं वो यानी कि तरंग दैर्घ्य की विवरण दिखा रखा है कि किस रंग में कौन सा होगा, किस रंग में कौन सा होगा। अल्ट्रावायलेट एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में इतना होगा, फ्रिक्वेंसी इतनी, इस प्रकार ये दिखा रखी है आपको। ऊर्जा का विवरण है इस प्रकार होगा। और आगे हम देख लेते हैं कि लाल इस प्रकार ये ग्रीन है, रेड है, इस प्रकार अलग अलग ये दिखा रखा है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी अलग अलग ये नाप करके। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, इतना मतलब पूछा नहीं जाता इसके बारे में ज़्यादा। आगे हम देखते हैं प्रलाल क्षेत्र के अंदर लंबी तरंगों वाला क्षेत्र आता है। इनकी प्रलाल के अंदर लंबी क्षेत्र आता है जिसे माइक्रोवेव कहते हैं। इनकी प्रलाल कौन सा था, जो माइक्रोवेव का जो खंड होता है उसे प्रलाल कहते हैं। और इस क्षेत्र में तरंग दैर्घ्य 0.03 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर होती है। और घरों में आज भोजन बनाने तक गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का खूब प्रयोग होने लगा है। जैसे कि माइक्रोवेव होता है, आपको देखा होगा, वो उसके अंदर खाना रखते ही क्या पक जाता है, समोसे वगैरह या कोई और भी जो व्यंजन बनाई जाती है, तो वो माइक्रोवेव तरंगों का ही उसके अंदर खूब यूज किया जाता है। इन तरंगों को संदेश वाहन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। रडार इसी क्षेत्र में आता है। रडार की तरंग दैर्घ्य है वो 0.1 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक होती है। इनकी उसकी तरंग दैर्घ्य का मतलब कि रडार है उसकी जो तरंग की जो लंबाई है वो इतनी होती है, कितनी, 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर की एक तरंग है। तो उसकी जो तरंग की जो लंबाई है यहाँ से लेकर के यहाँ से अगर नापेंगे तो वो कितनी हो सकती है, वो 1 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक होगी। और अर्थात इसके पश्चात दूरदर्शन रेडियो तरंगें आती हैं। रेडियो तरंगों दैर्घ्य 300 से 300 मीटर तक होती है। और दूर संवेदन में विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी दिखाई देने वाले स्पेक्ट्रम माइक्रोवेव रडार भाग का बहुत प्रयोग होता है। और दृश्य वर्णक्रम में लाल रंग की सबसे लंबी तरंगे, बैंगनी रंग की सबसे छोटी तरंगे होती हैं। और दृश्य ऊर्जा क्षेत्र में 0.4 से 0.7 माइक्रोवेव लंबाई की तरंग वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें आती हैं। यानी कि जिसमें हम देख सकते हैं वो उनकी जो लंबाई वो कितनी होती है, जिसमें हम देख सकते हैं वो 0.4 से लेकर के 0.7 जो है माइक्रोवेव यानी अल्ट्रावायलेट, इसका सिंबल होता है अल्ट्रावायलेट होता है इसका नाम, लंबाई की तरंग दैर्घ्य वाली ही आती हैं। तो स्पेक्ट्रम में हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं अदृश्य वर्णक्रम कौन सा होता है। तो विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के जो भाग आंखों से दिखाई नहीं देते उन्हें अदृश्य वर्णक्रम कहते हैं। अदृश्य
वर्णक्रम उस क्षेत्र में लाल रंग से बड़ी तरंग दैर्घ्य वाली, बैंगनी रंग से छोटी तरंग दैर्घ्य वाली, जिस पर हम पीछे देखा था, ये देखिएगा आप, ये देखा था। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो रेड कलर है, रेड कलर से जो अधिक इधर की जो तरंगे हैं जितनी भी रेड कलर इस प्रकार यहाँ से होगा। रेड कलर अगर यहाँ देखा जाए इससे इसकी जो तरंगे हैं ये बाकी तरंगे, और इधर जो हमारा येलो कलर है, बैंगनी कलर है, उससे इस वाली जो तरंगे हैं वो अदृश्य वर्णक्रम के अंदर आती हैं, क्योंकि इन तरंगों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जो अदृश्य वर्णक्रम के अंदर आती हैं। और जो ये स्पेक्ट्रम है इसको हम आंखों से देख सकते हैं, तो ये दृश्य वर्णक्रम है। आप समझ गए हो क्या दृश्य वर्णक्रम क्या है? यानी कि जो फ्रिक्वेंसी की जो तरंगे हैं उससे, यानी कि रेड से तो लंबी तरंगे हों और नीले से छोटी तरंगे हों, नीले रंग से बैंगनी रंग से छोटी तरंगे हों, तरंग दैर्घ्य की तरंगे हों, वो अदृश्य वर्णक्रम के अंदर आती है। ये सारी अल्ट्रावायलेट, एक्सरा रेज और गामा रेज, इधर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रडार, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, जिसे मनुष्य देख नहीं सकता। हमने समझा होगा कि ये क्या है, दृश्य वर्णक्रम। और अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र में लाल रंग से बड़ी तरंग दैर्घ्य, बैंगनी रंग से छोटी, हमने देख लिया था, वाली तरंगों को अदृश्य वर्णक्रम कहते हैं। और लाल रंग से बड़ी तरंग दैर्घ्य वाली तरंगों के वर्णक्रम प्रदेश अवरक्त क्षेत्र, रेडियो क्षेत्र और आते हैं। और बैंगनी रंग से छोटी तरंग दैर्घ्य वाली तरंगों के वर्णक्रम क्षेत्र में पराबैंगनी क्षेत्र, एक्सरे, गामा रेज हमने देखा था इसी चित्र में आती हैं। और गामा किरणें क्षेत्र दाईं और गामा किरणों को मापने की इकाई एंगस्ट्रम है, यानी गामा रेज को मापेंगे तो एंगस्ट्रम में मापेंगे, जो 0.0000 इस प्रकार दिखा सेंटीमीटर के बराबर है। और गामा तरंगों की तरंग दैर्घ्य 0.03 एंगस्ट्रम से कम होती है। और गामा तरंगों के बाद एक्स-रे तरंगें आती हैं, और जिनका तरंग दैर्घ्य 0.6 से 100 एंगस्ट्रम तक होती है। इस पर हमने देखा था पीछे, वो उनके बारे में बता रखा है। तो आगे हम बढ़ देते हैं कि और गामा रे तरंगें बाद एक्सरे आती है, और जिनकी तरंग दैर्घ्य 0.6 से 100 होती है। और ऐसी तरंगें को दो प्रकार की होती है, जिन्हें सख्त और नरम एक्सरे तरंगें कहते हैं। इनकी जो तरंगें हैं एक्सरे तरंगें भी दो प्रकार की होती है, एक तो सख्त होती है, एक नरम होती है। आगे हम देख लेते हैं और प्रकार ये दिखा रखी है क्या सिस्टम, आपको मैं बता दूं कि ये उल्टा रिलेशन, ये भी थोड़ा सा हम समझना पड़ेगा आपको। देखिए, जिस प्रकार तरंग की आवृत्ति बढ़ने पर, और तरंग की आवृत्ति अगर बढ़ेगी तो ऊर्जा अधिक हो जाएगी, और तरंग की लंबाई और आवृत्ति का उल्टा रिलेशन होता है। जिस प्रकार देखिएगा इसके अंदर जो तरंग दैर्घ्य है ये 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दिखा, 1000 किलोमीटर दिखा रखा है, 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 100 मीटर, 10 मीटर ये दिखा रखा है। तो ये क्या सिस्टम आप देखते हैं, एक बार इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यानी कि उल्टा रिलेशन होता है, और घटती ऊर्जा बढ़ती ऊर्जा, यानी कि जब ऊर्जा का आवृत्ति का और तरंग दैर्घ्य का क्या रिलेशन हम देखेंगे। ऊर्जा जो है, अगर तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो ऊर्जा घटती है। यहाँ देखेंगे कि आप तरंग की आवृत्ति 10 की शक्ति 30 हो गई, तो इसके अंदर क्या ऊर्जा घट जाती है, और तरंग की लंबाई अधिक होती है, ये रिलेशन होता है। यानी कि आपको पता है कि और तरंग की लंबाई इस प्रकार मापते हैं हम, लो रेडियो वेव्स, यानी कि इसके अंदर कौन सी तरंगें आती हैं, लो रेडियो वेव आती हैं, जो जिनकी लंबाई 1 किलोमीटर से लेकर के या फिर 1 मीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक होती है। वो किस वर्णक्रम में आती हैं, वो आती है रेडियो वेव तरंगों के अंदर। और इसके अंदर AM FM जो रेडियो के प्रसारण के तरीके हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसके अंदर आपने देखा कि इसकी जो लंबाई है, यहाँ आपने देखा कि इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो दिखा रखी है, इधर ये ऊर्जा है, यानी कि सीधा उसी बात है, आवृत्ति अधिक होगी तो ऊर्जा कम होगी, और तरंग दैर्घ्य की लंबाई है वो कम होगी। और अगर आपकी तरंग दैर्घ्य की लंबाई कम है, अगर तरंग दैर्घ्य की लंबाई अधिक है तो आवृत्ति कम होगी और ऊर्जा अधिक होगी। आप पीछे नीचे देख सकते हैं इसी प्रकार। यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या जो आवृत्ति है वो कम हो रही है तो ऊर्जा क्या बढ़ रही है। यहाँ देखा आप, जो यहाँ तो आवृत्ति थी 10 की शक्ति 17, ऊपर बढ़ती जा रही है, नीचे घटती जा रही है, तो यहाँ 10 की शक्ति 13 होगी। तो इसके अंदर क्या है, ऊर्जा, जो ऊर्जा देखिए आप, ऊर्जा आपकी बढ़ गई है। यहाँ देखिए आवृत्ति, ये आवृत्ति दिखा रखी है, ऊर्जा दिखा रखी है, यानी ऊर्जा बढ़ती ऊर्जा, ये आवृत्ति यहाँ क्या है कि आपकी घट रही है आवृत्ति, और ये ऊर्जा, ये तरंग दैर्घ्य की लंबाई भी घट रही है, तो इसका उल्टा रिलेशन होता है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह अपन देख लेते हैं, ये विजुअल स्पेक्ट्रम है, ये दिखा रखा है, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम है, गामा रेज है, ये आप थोड़ा सा देख लेना।
ये पीछे भी हम कर चुके हैं। विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में गामा किरणों से रेडियो वेव्स तथा फोटॉन्स की ऊर्जा। आगे हम देखते हैं कि एक्सरे तरंगें धीरे धीरे पराबैंगनी तरंगों को स्थान देती है और उनकी लंबाई लगभग 400 एंगस्ट्रम तक पहुंच जाती है और अदृश्य वर्णक्रम में 0.4 एंगस्ट्रम से छोटी तरंगदैर्घ्य वाली और 0.7 से छोटे एंगस्ट्रम वाली तरंगदैर्घ्य विद्युत चुम्बकीय तरंगें आती हैं। चुम्बकीय वर्णन की उपयोगिता तथा मूल सिद्धांत, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे हम देखते हैं। ये इतना नहीं है इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट हम देखते हैं ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुदूर संवेदन के खंड कौन से खंड होते हैं, तो हम देख लेते हैं। गामा किरणों के खंड में सुदूर संवेदन, तो गामा किरणें, हमने गामा किरणें देखी, उसके अंदर सुदूर संवेदन किस प्रकार होता है। गामा किरणों के खंड में सुदूर संवेदन में यूरेनियम, थोरियम तथा पोटेशियम की खोज से बड़ी सहायता मिलती है और इन खोजों को करने के लिए कंप्यूटर्स की सहायता से उच्च कोटि के गामा किरणें विकिरण स्पेक्ट्रम तैयार किए जाते हैं और इसमें भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाने बड़ी सहायता मिलती है। और रेडियोधर्मी तत्वों का पता केवल 400 से 500 फीट की ऊंचाई पर ही लगाया जा सकता है और इससे ऊपर की जाने पर यह तरंग जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं होता। यानी कि जो गामा किरणें हैं वो उनकी लंबाई है वो ज़्यादा नहीं होती और जिसके कारण ये इनका जो ज़्यादा दूर तक इनका यूज़ नहीं किया जा सकता है रिमोट सेंसिंग के अंदर। इन रेंज का इन जो ये तरंगे इनका ये ज़्यादा यूज नहीं होता। आगे देखते हैं पराबैंगनी खंड में सुदूर संवेदन, यानी कि पराबैंगनी जो किरणें हम देखते हैं सूर्य से पराबैंगनी जो किरणें क्या यूज है रिमोट सेंसिंग में। तो सूर्य से आने वाली अधिकांश पराबैंगनी विकिरण का वायुमंडल द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है और इसका 10% भाग पृथ्वी तक पहुँच पाता है। यानी कि आप देखते हैं पराबैंगनी जो हानिकारक किरणें होती हैं वो क्या है, उनको ओजोन परत है रोकती है धरती तक आने पर, और क्योंकि ये खतरनाक होती है तो त्वचा कैंसर का कारण बनती है, इसलिए जो ओजोन परत इसको रोक लेती है। केवल 10% पार्ट ही इसका भाग पृथ्वी पर पहुँच पाता है, तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो पाती। और भूतल पर पहुँचने पर इस पराबैंगनी विकिरण का परावर्तन और हो जाता है और दूर संवेदन यंत्र इसे परावर्तित विकिरण का ही प्रयोग करता है। यही कारण है कि पराबैंगनी खंड से संबंधित सुदूर संवेदन अधिक उन्नत नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो पहले ही जो एनर्जी है वो इसका 10% पार्ट धरातल तक पहुंचा और रिफ्लेक्टेड होकर के जब सेंट्स तक पहुंचता है तो वो इतना अच्छा तरीके से नहीं पहुंच पाता, तो इसके लिए इसका ज़्यादा उपयोग नहीं है यहाँ इस वर्णक्रम के अंदर। और आगे हम देखते हैं यही कारण है कि इसका प्रयोग नहीं है। और पराबैंगनी विकिरण की धैर्य जो 0.8 एंगस्ट्रम से के लगभग होती है, जिस कारण इसके लिए उच्च कोटि के लेंस का प्रयोग करना पड़ता है और फिर भी यह कुछ उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है। फ्लोराइड तथा क्लोराइड जैसे खनिज पराबैंगनी विकिरण का परावर्तन करते हैं और ग्रेनाइट, रियोलाइट, ऑब्सीडियन, बेसाल्ट, क्वार्ट्जाइट आदि परावर्तित पराबैंगनी विकिरण के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया गया है। तो इस प्रकार इनका जो वनस्पति है तथा मिट्टी पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करके लंबी तरंगदैर्घ्य के रूप में उसका प्रकीर्णन करते हैं और मिट्टी के कण जितने बड़े होंगे पराबैंगनी विकिरण उतनी ही अधिक गहराई तक मिट्टी में जाएगी। और पराबैंगनी विकिरणों की यही विशेषता सुदूर संवेदन में उपयोगी है। और पराबैंगनी खंड का सुदूर संवेदन महासागर के अध्ययन तथा पेट्रोलियम के खनिजों की खोज अधिक उपयुक्त होती है। यानी कि इनका यूज करके आप इनकी पता लगा सकते हैं कहीं क्योंकि सैटेलाइट है वो कहाँ खनिज पाए जाएंगे, कहाँ पेट्रोलियम पाया जाएगा, इसका अध्ययन इनका यूज करके करते हैं। दृश्य खंड में सुदूर संवेदन, हमने देखा कि जो पार्ट में हम देख सकते हैं उसका क्या यूज है, जिस पार्ट में मनुष्य देख सकता है दृश्य वर्णक्रम, तो उसके अंदर इसका क्या यूज है। तो दृश्य वर्णक्रम सुदूर संवेदन यह खंड 0.4 से 0.7 यानी कि माइक्रोन तरंगों धैर्य वाली तरंगों का क्षेत्र है जिसमें मनुष्य देख सकता है, जो सुदूर संवेदन के लिए विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का सबसे उपयुक्त भाग है। इस खंड से सुदूर संवेदन के विभिन्न प्रकार के कैमरे, स्कैनर, फिल्में, फिल्टर प्रयोग किए जाते हैं और इन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए वायुयान तथा अंतरिक्ष यान दोनों ही प्रयोग किया जाता है। पिछले 2 दशकों सुदूर संवेदन के लिए इस खंड का भरपूर प्रयोग हो रहा है। यानी कि इस स्पेक्ट्रम में मनुष्य देख पाता है, तो इस स्पेक्ट्रम में कैमरे भी देख पाएंगे, तो कैमरे देख पाएंगे तो इसका यूज करके जो फोटो लिए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसका क्या यूज है दृश्य वर्णक्रम का। और आगे बात में अवरक्त खंड में सुदूर संवेदन, यानी कि अवरक्त जो खंड कौन सा होता है उसे हम देखेंगे। इस खंड में सुदूर संवेदन ऊष्मा पर निर्भर करता है और विद्युत चुम्बकीय विज्ञान के नियमानुसार यदि किसी विद्युत वस्तु का तापमान क्या है 0 केल्विन से लेकर के
273 सेल्सियस हो तो, इनकी 0 केल्विन से हो तो वह अवरक्त ऊर्जा को छोड़ता है, और तभी सभी पदार्थ, जीव जंतु, पेड़ पौधे, चट्टानें अवरक्त विकिरण छोड़ते हैं। यानी कि जिनका तापमान इनसे इनके आसपास होता है तो वो क्या करते हैं, ऊर्जा छोड़ते हैं, अवरक्त विकिरण छोड़ते हैं। यानी कि जब वो जैसे कि पेड़ है, जीव जंतु, वो क्या करते हैं, ऊर्जा एकत्रित कर लेंगे जब सूर्य होगा उस टाइम, उसके बाद में उसको छोड़ देते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी है वो रात के समय ऊर्जा विकिरण करती है, उस प्रकार ये वस्तुएं, ये छोटे जानवर भी उसका विकिरण कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। यह ऊर्जा मुख्यतः 0.7 से 7 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम तक उपलब्ध होती है, और इस खंड का सुदूर संवेदन जंगलों में लगी आग ढूंढता है और चिन्हित करता है, क्योंकि आग वाला भाग अवरक्त स्पेक्ट्रम फिल्म पर स्पष्ट दिखाई देता है। यानी कि अगर जंगलों में आग लगी हुई है तो इस अवरक्त खंड का यूज करके सैटेलाइट जो है पता लगा लेती है कि कहाँ आग लगी हुई है। जैसे कि हमें कई बार हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पीछे जंगलों में आग लगी थी, तो उसका पता भी इससे आसानी से इसका यूज करके लगा लिया गया था। और कृषि के क्षेत्र में पौधे पत्तों तापमान से अवरक्त विकिरण का प्रयोग करके पौधों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जा सकती है। हम देखते हैं जिस प्रकार जो कृषि विभाग है वो हमें फसलों के अंदर जो बीमारियां हैं उनका जो निरीक्षण है उसके अनुसार दवाइयाँ बनाई जाती है, और इसी संवेदन का प्रयोग करके फसलों के प्रकार, मिट्टी प्रकार, फसलों की बीमारियां तथा मिट्टी के वाष्प की मात्रा का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। भूगर्भ विज्ञान में और अवरक्त संवेदन का उपयोग भूकंपीय भ्रंश रेखा, चट्टानें तथा खनिज के प्रकार, खनिज तेल के लिए सर्वेक्षण तथा ज्वालामुखी उजागर के अध्ययन के लिए किया जाता है। अवरक्त संवेदन से नदियों के मार्ग में भी आसानी से पता लगाया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो धरातल की इन्फॉर्मेशन ही प्राप्त करता है। वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करता है तो विभिन्न प्रकार की जो तरंगों का यूज करके करता है। अलग अलग तरंगे हैं वो अलग अलग प्रकार की सूचनाएं देती हैं, इसलिए उनका अलग अलग यूज है, किसी का कम है किसी का ज़्यादा है। आगे हम देखते हैं कि एक्सरे खंड का सुदूर संवेदन। एक्सरे जो किरणें हैं, एक्सरे जो तरंगे हैं उनका किस प्रकार यूज करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं एक्सरे तो सिर्फ एक्सरे बनाने के लिए हड्डियों के यूज किया जाता है, लेकिन इस रिमोट सेंस से जो सैटेलाइट है उसके अंदर भी इसका यूज करके सूचनाएं प्राप्त की जाती है। सौर विकिरण की 0.03 से 30 नैनोमीटर तरंग धैर्य वाली एक्सरे किरणें पूरी तरह से वायुमंडल में अवशोषित हो जाती है, और इस कारण एक्सरे सुदूर संवेदन प्रयोग सिद्ध नहीं होती। यानी कि ये जो एक्सरे तरंगे हैं वहाँ से जो यूज़ की जाती है सैटेलाइट में, तो ये कारगर सिद्ध नहीं होती, क्योंकि जो वायुमंडल है इसे अवशोषित कर लेता है, तो समय तक ये ऊर्जा पहुँच ही नहीं पाती है तरंगे, तो इसलिए इसका कोई यूज नहीं है। और एक्सरे मशीनों में ज़्यादा इसका यूज किया जाता है, शिक्षा क्षेत्र में हमें बताइए। सूक्ष्म तरंगों के खंड में सुदूर संवेदन। सूक्ष्म तरंगों के खंड में तरंग धैर्य 0.1 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, और ये किरणें बादलों, धुंध, कोहरा, वर्षा से पार निकल जाती है। यानी सूक्ष्म तरंगों के खंड में सुदूर संवेदन जो बिल्कुल सूक्ष्म होती है, इन किरणों का प्रयोग कर बनाए गए प्रतिबिंब उनके संवेदक का उपयोग करते होता है, जो सूक्ष्म तरंगों की सक्रियता से उत्सर्जित करते हैं। इन सूक्ष्म तरंगों का उपयोग संचार, उद्योग, चिकित्सा, सुदूर संवेदन में किया जाता है। इन किरणों का विशेषता यह है कि इनका उपयोग दिन रात व सभी प्रकार के मौसम क्रियाओं में किया जा सकता है। और उसके बाद में आगे देख लेते हैं रडार किरणों के खंड में सुदूर संवेदन का प्रयोग। तो रडार क्या है? रडार हमने देखा था कि जो मौसम खराब हो उस समय इसका यूज किया जाता है, तो इसकी जो तरंग दैर्घ्य की लंबाई कितनी होती है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, और ये जिस वजह से इसका उपयोग आमतौर पर सुदूर संवेदन में नहीं किया जाता। रडार किरणों के अधिकतर उपयोग सुदूर संचार क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि इन खंड में वायुमंडल के ऊपरी भाग में लोहे के कण पाए जाते हैं। हमें पता है कि आयन मंडल है वहाँ के है लोहे के कण पाए जाते हैं, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। लेकिन दूर संचार में यानी कि जो रेडियो है उसके अंदर इसका रेडियो प्रसारण के जो कार्य है होते हैं उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। सुदूर संवेदन में सिग्नेचर की संकल्पना एक नंबर में आ जाता है। सिग्नेचर की संकल्पना क्या है? और तो हम देख लेते हैं कि दिखाई देने वाले वे लक्षण जो किसी वस्तु की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पहचान करने में सहायक होते हैं, जिसका सिग्नेचर कहलाते हैं। आप जानते हैं कि जब विद्युत चुम्बकीय विकिरण किसी तल पर पड़ता है तो उसका परावर्तन, अवशोषण और संचरण हो जाता है, और ऊर्जा संग्रहण की तली को तथा तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर करती है। क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का अंतर संबंध उस क्षेत्र विशेष के सभी लक्षणों पर निर्भर करता है, और उनका अध्ययन से हमें
संबंधित तल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सुदूर संवेदन में वह आधारभूत गुण जो कि हमें किसी वस्तु की पहचान करने में सहायता होता है उसे सिग्नेचर कहते हैं। यानी कि रिमोट सेंसिंग में एक ऐसी संकल्पना है जो किसी वस्तु को हमें पहचानने में हमारी सहायता करती है ना, उसे हम सिग्नेचर प्रणाली कहते हैं, कल्पना कहते हैं। सुदूर संवेदन में सिग्नेचर रोजमर्रा के जीवन में बैंक में आपकी पहचान के लिए आपके हस्ताक्षर अंगूठे के समान है। यानी कि रोजमर्रा के लाइफ में जो सिग्नेचर का यूज होता रहता है। आगे देखते हैं बहुवर्णक्रमीय संकल्पना क्या है, इनका किस प्रकार यूज है। यह संकल्पना आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले सिग्नेचर है और प्रकाशीय क्षेत्र में इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आपको दिखा रखा है परावर्तकता कितनी है, किसकी तरंग धैर्य है, गंदा जल है, किसकी कितनी है, ताजी हिम है, हरित वनस्पति है, गहरे हल्के रंग की मिट्टी है, स्वच्छ जल है। इनका जो परावर्तकता है वो अलग अलग है, जिसका किसकी कितनी परसेंटेज है, ये उनकी तरंग की आवृत्ति है, इस प्रकार दिखा रखा है। और इस प्रकार एक और चार्ट दिखा रखा है, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार जो अलग अलग तरंगें जो माप के दिखा रखी है, जो तरंगों का नाप करके अपने डिटेल से। आगे हम देखते हैं जो आता है कि भूतल विभिन्न भाग में विभिन्न धैर्य वाली तरंगों का विभिन्न मात्रा में परावर्तन करते हैं और 0.4 से 2.4 माइक्रोमीटर धैर्य वाली तरंगों के विभिन्न प्रकार भूतल द्वारा परावर्तित दिखाया गया है। स्पष्ट है कि स्वच्छ तथा गंदा जल 1 माइक्रोमीटर से कम धैर्य वाली तरंगों को परावर्तित करता है और वनस्पति द्वारा मध्यम धैर्य वाली तरंग का अधिक परावर्तन किया जाता है। गहरे रंग की अपेक्षा हल्के रंग की मिट्टी अधिक परावर्तन करती है और ठंडे प्रदेशों में पड़ने वाली ताज़ा हिम 1.2 माइक्रोमीटर से कम धैर्य वाली तरंगों का 80% अधिक भाग परावर्तित कर देती है। और परंतु इससे अधिक लंबी तरंग वाली तरंगों के परावर्तन में एकदम कमी आ जाती है और विभिन्न तलों द्वारा परावर्तन की भिन्नता के अध्ययन से सुदूर संवेदन में बड़ी सहायता मिलती है, क्योंकि परावर्तन की मात्रा इमेजरी निर्भर करती है। ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आगे पढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट हमारा उपग्रहों के कक्षा पथ, यानी कि जो सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं उनके कक्षा पथ वो कहाँ से गुजरते हैं। ऑर्बिटल पथ ऑफ सैटेलाइट्स, उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा एक विशेष पथ पर करते हैं। एक पर्टिकुलर रास्ता होता है, जिस प्रकार आप किसी शहर में जाएंगे तो आपके लिए पर्टिकुलर सड़कें बनाएगी, आप उसी से होकर के जाएंगे। इसी प्रकार जो सैटेलाइट है उनका एक मार्ग निश्चित कर दिया जाता है, उसी मार्ग पर ही क्या है गमन करते हैं और पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्षापथ कहते हैं। जिस तल पर यह परिक्रमण होता है उसे कक्षीय तल कहते हैं और जिस तल पर यह परिक्रमण चक्कर लगाता है उसे कक्षीय तल कहा जाता है। कक्षीय तल सदा पृथ्वी के केंद्र से गुजरता है और विभिन्न उपग्रहों के कक्षीय पथ विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनमें से अधिकांश वृत्ताकार और अंडाकार, कोई तो इस प्रकार वृत्त के आकार में, थोड़ा सा कोई अंडाकार के आकार में जो गमन करता है। भूमध्य रेखीय तल पर झुकाव के आधार पर कई प्रकार के कक्षीय पथ को संकेत हैं। यदि किसी उपग्रह की परिक्रमा पथ भूमध्य रेखीय तल पर 0 और 180 कोण बनाती है तो उसे भूमध्य रेखीय कक्षा पथ कहेंगे। यानी कि जिस प्रकार दिखा रखा है कि जिस प्रकार सैटेलाइट है इस प्रकार चक्कर लगाएगी तो उसे भूमध्य रेखीय पथ कहेंगे। और जब किसी उपग्रह की परिक्रमा भूमध्य रेखीय तल के साथ 90 कोण बनाती है तो उसे ध्रुवों के ऊपर होकर गुजरती है, यानी कि ये भूमध्य रेखा है। और इसके साथ ये जो पथ है वो क्या 90 डिग्री का कोण बना रहा है, क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री कोण इस प्रकार होता है, इस प्रकार 90 डिग्री का कोण होता है। ये भूमध्य रेखा हो गई और इसके साथ ये क्या है, ये पथ क्या है, इस प्रकार 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय कक्ष पथ कहलाता है। और इन दो पक्षों के अतिरिक्त भूमध्य रेखीय तल के साथ ध्रुवों के ऊपर गुजरता है। और एक और पथ है झुकाव वाला पथ, इसी प्रकार ये तो इस प्रकार हो गया। एक थोड़ा सा तिरछा जो इस प्रकार से होता है, तिरछा जो पथ होता है वो दर्शाया गया इसके अंदर। इस प्रकार से एक और पथ होता है, ये बहुत कम है, ज़्यादा आप इनके बारे में पढ़ेंगे, ध्रुवीय पथ कक्षापथ और भूमध्य कक्षापथ। और आगे हम देखते हैं कि ध्रुवीय कक्षापथ कहलाता है। और इन दो कक्षापथों के अतिरिक्त भूमध्य तल के साथ 180 के बीच के कोण बनाने वाले अन्य कक्षापथ हो सकते हैं, इन्हें झुकाव वाले अक्षीय पथ कहते हैं। और 3.5 में मैंने देख लिया था, 3.15 में इन कक्षापथों को दिखाया गया था, हमने वो देख लिया था। सुदूर संवेदन
उपग्रह के प्रकार, यानी कि जो टाइप और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो सैटेलाइट वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं मेनली हम देखेंगे। तो 3 प्रकार के होते हैं, अलग अलग दिखा रखे हैं, मेनली 2 प्रकार के होते हैं। कृत्रिम मानवीय उपग्रह संवेदन का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म है, ठीक है, क्योंकि जो सैटेलाइट है वो अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं और वो किस प्रकार चक्कर लगाते हैं उनके आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। इन उपग्रहों को अंतरिक्ष में पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर स्थापित किया जाता है और जहां से वायुमंडलीय दशाएं तब भू संसाधनों का भूमंडलीय स्तर पर लगातार सूचनाएं भेजते रहते हैं और ये उपग्रह स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं। यानी कि अब देखिए कि अंतरिक्ष में बहुत सारे सैटेलाइट छोड़े गए और देशों के कई बार तो क्या है, पीछे चर्चा में भी आया था कि सैटेलाइट के द्वारा के अंतरिक्ष में कचरा बहुत ज़्यादा फैल गया। इसके लिए तो चीन देश ने एक यंत्र भेजा था जो सैटेलाइट के कचरे को कम करेगा। ये हमने करंट में आपने देखा ही होगा, करंट अफेयर पढ़ा होता आपने, उसमें इसी बारे में पढ़ा होगा। आगे देखते हैं सुदूर संवेदन के प्लेटफॉर्म। धरातल से ऊंचाई के आधार पर सुदूर संवेदन के प्लेटफॉर्म 3 प्रकार के होते हैं: भू आधारित प्लेटफॉर्म, वायु आधारित प्लेटफॉर्म और अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म। तो कृत्रिम उपग्रह के प्रभाव से बाहर 600 किलोमीटर की ऊंचाई से अधिक अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से बाहर नहीं स्थापित करेंगे तो क्योंकि पृथ्वी के अंदर ग्रेविटेशन फोर्स है वो अपनी ओर खींच करके वो सैटेलाइट है पृथ्वी के ऊपर आ गिरेगा, इसलिए उसको सैटेलाइट जो भी सैटेलाइट होती है वो अंतरिक्ष की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है उससे बाहर स्थापित किए जाते हैं जहाँ तक पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स खत्म हो जाता है। इस वजह से सैटेलाइट छोड़ा गया तो ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर छोड़ा गया ताकि ये पृथ्वी से अपनी ओर खींच ना सके। भूतुल्य कक्षा और सूर्यतुल्य कक्षा इनके बारे में पढ़ेंगे। जियो सर्कोनियस ऑर्बिट और जियो साइनोक्रोनिस ऑर्बिट। इस प्रकार पृथ्वी से ऊंचाई कक्षा पथ के अनुसार कृत्रिम उपग्रह 2 प्रकार के बांटा जा सकता है। तो हम देखेंगे कौन कौन से हैं। भूतुल्यकालिक या भूस्थितिक उपग्रह, इन उपग्रहों को भूमध्य रेखा के ऊपर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है। ये भूस्थितिक उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन काल के सामने वाले वेग से गतिमान होते हैं। यानी कि जो ये इस प्रकार ये भूतुल्य के या भूस्थितिक उपग्रह है, ये देखिए जिस प्रकार ये एक देश द्वारा छोड़ा जाता है। जिस प्रकार भारत छोड़ देगा तो भारत के ऊपर ही चक्कर लगाता रहेगा और पृथ्वी जिस प्रकार घूमेगी उसके साथ साथ ही घूमता रहेगा। जिस प्रकार ये भूस्थितिक उपग्रह है क्योंकि भूमध्य रेखा के साथ साथ चक्कर लगाता है, पृथ्वी घूमती है उसके साथ साथ चक्कर लगाएगा, इस प्रकार भूस्थितिक उपग्रह कहते हैं इसे। इन उपग्रहों की कक्षा वृत्ताकार होती है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हुए 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर देते हैं। यानी कि पृथ्वी के साथ साथ घूमते हैं पश्चिम से पूर्व, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। पृथ्वी भी अपनी ध्रुवीय कक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती इतनी ही अवधि में एक चक्कर पूरा करती है। इसी प्रकार पृथ्वी के घूर्णन तथा उपग्रह के परिक्रमण की दशा तथा समय अंतराल समान होने के कारण ये पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं और इसी कारण इन्हें भूस्थितिक उपग्रह कहा जाता है। और इनकी कवरेज है वो 70 डिग्री नॉर्थ और 70 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक सीमित रहती है। और भूस्थितिक उपग्रह यानी कि इस प्रकार अक्षांश रेखाएं हमने देखी होगी तो 70 डिग्री जो नॉर्थ है और 70 डिग्री साउथ है के बीच के अंदर इनका जो है कवरेज होती है। इधर 70 डिग्री नॉर्थ हो गया और इधर 70 डिग्री साउथ जो हो गया, 70 डिग्री साउथ इसकी कवरेज होती है इनकी, के बीच में इनकी कवरेज होती है। और ये भूस्थितिक उपग्रह पृथ्वी का 1/2 भाग ही को ही ढक सकते हैं, यानी कि पृथ्वी आधे भाग को ढक सकते हैं एक बार में। और समस्त पृथ्वी को संवेदन करने के लिए 3 भूस्थितिक उपग्रह की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक बिल्कुल ऊपर, एक बीच में और एक नीचे। इस प्रकार तो पूरी पृथ्वी को कवर कर दिया जा सकता है 3 सैटेलाइट के द्वारा। इस प्रकार ये दिखा रखा है कि अलग अलग ऊंचाई पर उपग्रह की ऊंचाई, भ्रमण गति, भ्रमण की अवधि संबंधी दिखा रखा है अलग अलग कितनी होगी, ये बोलने आगे देखते हैं हम। भूस्थितिक उपग्रह का उपयोग मुख्यतः दूरसंचार सेवाओं किसके लिए यूज होता है? भूस्थितिक उपग्रह दूरसंचार मौसम संबंधी जानकारियों के लिए किया जाता है। भारत में इनसैट श्रृंखला के उपग्रह इसी प्रकार भूस्थितिक उपग्रह जिस प्रकार पृथ्वी देख सकते हैं, इस प्रकार पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और भूस्थितिक उपग्रह आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं आसानी से। और ये भूस्थितिक उपग्रह जो दिखा रखे हैं वो किसके छोड़े हुए हैं, जैसे कि जोस डब्ल्यू मेटोस्ट सेट ये यूरोपीय अंतरिक्ष संस्था है, जोमोस रूस है, GMS
जापान है, और इनसेट भारत के जो भूस्थित उपग्रह अलग अलग छोटे गए हैं, देख सकते हैं। मेट्रोसैट्स, ये सारे अलग अलग प्रकार के जो उपग्रह छोड़े गए हैं। आप देखते हैं सूर्य तुल्य उपग्रह या ध्रुवीय उपग्रह भी कहते हैं इन्हें, इंपॉर्टेंट है ये। तो इन उपग्रहों को धरातल से 700 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया जाता है, और इनका मार्ग कक्षा ध्रुव से होकर जाता है, और इनकी ऊंचाई है इतनी होती है कि ये पृथ्वी के संपूर्ण भाग का संवेदन निश्चित समय में अंतराल पर करते हैं, और ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह गति से ऐसी गति करते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी होगी हमारी, और इस पृथ्वी के इस प्रकार से ध्रुवों की ओर चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार ये भूमध्य रेखा होगी, और इस प्रकार ये चक्कर लगाते रहते पृथ्वी के। तो ये जिस प्रकार पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और ये जो उपग्रह उत्तर से दक्षिण पोल पर चक्कर लगाते हैं। आगे हम देखते हैं कि सूर्य तुल्य उपग्रह हमने देख लिया, लैंडसैट, उसका चित्र आप बना के एग्जाम में ताकि अच्छे नंबर आए। प्रत्येक बार भूमध्य रेखा के एक स्थानीय समय पर पार कर सकते हैं, और चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तय उपग्रह की कक्षा धरातलीय मार्ग से सूर्य की दिशा में पूर्व से पश्चिम आगे निरंतर गति बढ़ता जाता है, और इस उपग्रह इस प्रकार ये भू उपग्रह की सहायता से सारी पृथ्वी की लगातार अवलोकन किया जाता है। जैसे कि आप देखिएगा कैसे समझेंगे इसको। हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है इस प्रकार से, और एक मिनट आप, ये हमारी पृथ्वी इस प्रकार से है, और ये पृथ्वी क्या है, पश्चिम से, यानी कि इधर पश्चिम है और इधर पूर्व है। तो पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, और ये उपग्रह इस प्रकार सैटेलाइट से घूम रही है। तो इस प्रकार ये पृथ्वी ऐसी घूमती रहेगी, और प्रत्येक बार ये सैटेलाइट यहीं से आते रहेंगे, प्रत्येक बार इसकी सीध में आता रहेगा इस प्रकार से, और इस प्रकार सारी कवरेज कर ली जाएगी। जिस प्रकार आगे हम देखेंगे, थोड़ा सा दिखा रखा है। आइए सूर्य तुल्य उपग्रह की कार्यशैली को समझें। धरातल से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर वृत्ताकार ध्रुवीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है। उपग्रह का कक्षापथ भूमध्य रेखा से 98.2 डिग्री का कोण बना रहा है। इनकी इन्फॉर्मेशन है। तो आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगला पार्ट हम लेकर के आएंगे जल्दी, दूसरे पार्ट में इस लेसन को हम कवर करेंगे। धन्यवाद आपका।